All right, now let me हाँ जी, someone has a question. किसका हैंड रेज हुआ है? सिद्रा बताइए क्या क्वेश्चन आपका? अच्छा, सलमा इज सेइंग गुड इवनिंग. या गुड इवनिंग सलमा. नो सर. नो क्वेश्चन. ठीक है. ऑलराइट, सो दिस इज अ चैप्टर गोइंग टू स्टार्ट विद. सबसे पहले क्या आप सबको यहाँ पे मेरी स्लाइड दिख रही है? यस सर. यस सर. चलिए, बहुत बढ़िया. यस सर. ठीक है. So we are going to start with the cell cycle वाला चैप्टर यहाँ पे. So when we discuss the cell cycle, basically हम यहाँ पे करेंगे क्या? So initially आज के क्लास में स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे पहले ये देख लो कि इस चैप्टर में से आपके कितने क्वेश्चन आ जाते हैं. So generally what we have seen, usually you get to see around like 2 questions from this chapter, right? 2 से 1 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाते हैं, right? So we'll have 1 to 2 questions come from this chapter. So 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन के यहाँ पे आ जाते हैं. ओवरऑल देखा जाए तो चैप्टर आपके यहाँ पे काफी छोटा है. The chapter is like not that very long, right? तो इसका हम like 2 से 3 लेक्चर में से हम आराम से सही से हम इसे कवर कर लेंगे, आराम से इसे कवर कर लेंगे ताकि आपको हर एक चीज यहाँ पे समझ आ जाए. ठीक है. तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे किस चैप्टर में से आ जाते हैं. अब इनिशियल पार्ट जो है इस चैप्टर का, इसमें आप क्या कर रहे हो? इसमें आप समझ रहे हो कि आपका सेल डिवीजन के पहले क्या होता है, राइट? सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस बिफोर द सेल डिवीजन. जब सेल कहता है कि अब मुझे डिवाइड करना है और मुझे एक और नया सेल बनाना है, तो उसके पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा. सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेल अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करता है सेल डिवाइड करने के पहले. तो ये चीज को हम यहाँ पे समझेंगे. तो याद रखना, जब भी आप सेल डिवीजन की बात करते हो, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द सेल साइकिल, इसको आप 2 पार्ट में यहाँ पे आप डिवाइड कर दो. One part is called as my interphase, and other part over here is called as my M phase. ठीक है. तो इसे आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे. अब याद रखना आपको यहाँ पे कि इनका मतलब यहाँ पे क्या होता है. तो अज्यूम करते हैं एक सेल है, समथिंग, लेट्स मेक अ सेल ओवर हियर. सो अज्यूम दैट यू हैव अ सेल ओवर हियर, राइट? ये आपका सेल है, यहाँ पे हम न्यूक्लियस में बना देते हैं. तो जब सेल कहता है कि यार नाउ आई हैव टू डिवाइड, जब सेल डिसाइड करता है कि यार मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है, तो इसके अंदर होगा क्या? सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा पॉसिबल सेल डिवीजन के लिए. सेल अपने आप को यहाँ पे प्रिपेयर करेगा फॉर द पॉसिबल डिवीजन, ताकि वो डिवाइड करके एक और नया सेल बन जाए. उसके लिए वो अपने आप को यहाँ पे करेगा अपना प्रिपेयर. ठीक है. तो वो सब जो प्रिपरेशन आपके यहाँ पे हो रही होती है, दैट इज बीन कॉल्ड एज माय इंटरफेस. सो इंटरफेस के अंदर याद रखना, आपका सेल करता है अपना को प्रिपेयर for the possible cell division. So preparation will be happening. Preparation for cell division. So cell division के लिए preparation आपकी यहाँ पे चालू हो जाती है during the interphase. Okay? तो इसको हम पहले आप यहाँ पे देखेंगे and then we'll jump onto the M phase. अब याद रखना, जब सेल कहता है ना that I have to divide, जब सेल कहता है कि अब मुझे डिवाइड करना है, तो उसका इंटरफेस पहले चालू होगा, लाइक वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए, और ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. सो इंटरफेस बेसिकली आपका यहाँ पे 95% ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम आपका ये ले लेगा. सो इंटरफेस जो आपका होगा यहाँ पे, इट विल कंज्यूम अराउंड 95% of the time of the cell cycle. So 95% of the time is spent in the interface, right? सिर्फ 5% टाइम आपका होता है सेल साइकिल में से जिसके अंदर आप एम फेज रन करते हो. सो एम फेज वो होता है जहां पे एक्चुअली में आपका डिवीजन हो रहा होता है. एम फेज आपका वो वाला फेज है जहां पे एक्चुअली में आपका सेल डिवाइड करेगा और आपको एक और सेल बना के देगा. उसके पहले तो सेल अपने आप को तैयार कर रहा था डिवीजन के लिए. सो दैट इज ओनली गोइंग टू बी अ 5% ओवर हियर. तो एम फेज आपका यहाँ पे रहता है आपका 5% जितने आपका यहाँ पे रहता है. ठीक है. एम फेज को तो हमने बाद में आराम से सीखना है, उसको हम बाद में देखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द इंटरफेस, इसके हम यहाँ पे देखते हैं. अच्छा, एक बात बताओ, क्या हर एक सेल डिवाइड करता है? कुछ सेल होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं, बताओ ये मुझे. सर कुछ होते हैं जो डिवाइड नहीं. तो मनप्रीत गिरी की यार कुछ होते हैं जो डिवाइड नहीं करते. बता दो, 1-2 सेल के नाम बता दो जो डिवाइड नहीं करते हैं. सर जब हम जैसे अडल्ट हो जाते हैं तो नर्व सेल्स जो होते हैं वो हमारे डिवाइड नहीं करते. हाँ, वेरी गुड. तो मनप्रीत बहुत बढ़िया. नर्व सेल जो आपके होते हैं वो आपके डिवाइड नहीं करते. वंस दे आर बीन फॉर्म देन दे वोंट डिवाइड, दे विल रिमेन इन दैट पर्टिकुलर स्टेट फॉर लाइक थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है. बहुत बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे आपने दिया कि नर्व सेल्स आपके डिवाइड नहीं करते. सो यस, यू कैन नो दिस थिंग ओवर हियर, लाइक न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड. बिल्कुल सही, न्यूरॉन्स दे डू नॉट डिवाइड, राइट. इवन मैं कहूंगा आपके यहाँ पे हार्ट सेल्स, जिसे आप इवन कहते हो एज अ कार्डियक सेल्स. सो हार्ट सेल्स या कार्डियक सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, ये भी आपके डिवाइड है, दे डू नॉट डिवाइड. सो
एट मेच्योरिटी, मेच्योर सेल्स जो यहाँ पे होते हैं, मेच्योर सेल्स डू नॉट डिवाइड, डू नॉट डिवाइड। इसलिए याद रखना, अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है ना, अगर किसी इंडिविजुअल को हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक आने के बाद जनरली उसके कई सारे कार्डियक सेल्स की डेथ हो जाती है, कई सारे कार्डियक सेल्स की वहां पे डेथ हो जाती है। और अगर आपके कार्डियक सेल्स की डेथ हो गई तो आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते, वो आपके आपस से डिवाइड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि वो मर जाते तो उनको भी रिप्लेस करता है, उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। सो पर्सन हु हैज अंडरगॉन एन हार्ट अटैक, उसका काफी लाइकली चांस है कि उसे वापस से हार्ट अटैक हो सकता है, राइट। एंड देयर इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, द पर्सन हु हैज अंडरगॉन एन हार्ट अटैक, उसका हार्ट अब वैसे तो काम नहीं करेगा जैसे पहले कर रहा था, क्योंकि अब उसका जो वर्किंग कैपेसिटी वो आपके यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। पहले अगर 10,000 सेल्स थे, अब हो गए वहां पे 8,000 सेल्स। वर्किंग कैपेसिटी उस हार्ट की थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज वहां पे हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली न्यूरॉन्स के साथ बेटा, न्यूरॉन्स की एक बार डेथ हो गई, देन यू कैन नॉट रिप्लेस देम बैक, वंस दे आर गॉन, राइट। और ये एजिंग के साथ साथ होता ही है। इफ आई गिव यू क्विक एग्जांपल ओवर हियर, कि जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, अभी तो लाइक आप तो ग्रोइंग स्टेज में हो, बट आफ्टर सर्टेन एज व्हाट विल हैपन, कि आपके न्यूरॉन्स की डेथ होना चालू हो जाएगी। हर दिन थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन विल डाई, एंड दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, राइट। न्यूरॉन्स की डेथ आपकी होने लगती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी कि ओल्डर पीपल के अंदर रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं आते हैं। जैसे जैसे आपकी एजिंग होती जाएगी, आपकी न्यूरॉन्स की डेथ हो जाएगी, इसलिए आपके जो रिसेप्टिविटी होती है या आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो भी आपके यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। दैट इज समथिंग विल आल्सो गोइंग टू बी सीन चेंजिंग ओवर देयर। सो ये एज के साथ साथ आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलता है। इसलिए आप नोटिस करना कि काफी ओल्ड पीपल एथलीट्स नहीं होते हैं। एथलीट्स जो होते हैं वो लाइक एक सर्टेन एज ग्रुप पे आपको मिलेंगे देखने के लिए। So once you start aging, your reflexes also go down. This has all to do with your aging, with your losing of muscle mass, और उसके साथ आपके न्यूरॉन्स की भी यहाँ पे डेथ होती रहती है, ठीक है। ये बात याद रखना है यहाँ पे। सो एंड यू कैन नॉट रिप्लेस देम, राइट। सो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। चलो, तो ये तो हमने देख लिया कि ये मेरे कुछ सेल्स हैं यहाँ पे जो आपके डिवाइड नहीं करते हैं। सो मेनी ऑफ द मैच्योर सेल्स, द टू एग्जांपल्स व्हिच डू नॉट डिवाइड। बाकी जनरली आपके सेल्स आपके डिवाइड करते हैं। Okay. So now let's try to see a couple of things over here. जब मैं बात करता हूँ सेल साइकिल के बारे में, तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। It has the interphase has certain divisions. So interphase में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। So जब भी हम बात करते हैं interphase के बारे में, so interphase will have certain divisions. So we'll have something like my G1 phase. सबसे पहले आपका आता है आपका G1 phase, ठीक है। अब G1 फेज आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी द पर्पल में जो टैग रखा हुआ है, दैट इज माय G1 फेज। इसे हम इवन कहते हैं ग्रोथ फेज 1, इसको आप इवन कहते हैं ग्रोथ फेज 1 भी आप इसे बोल सकते हो। ऐसे हम इवन बोल सकते हैं गैप फेज 1। ओके, सो दिस इज माय G1 फेज। अब G1 फेज जो होता है मेरा इंटरफेस का, याद रखना इंटरफेस वो वाला टाइम है जब मेरा सेल अपने आप को कर रहा है प्रिपेयर फॉर द पॉसिबल सेल डिवीजन के लिए। देखो एम फेज पे आने के पहले, एम फेज यहाँ पे आपका है, एम फेज आपका है, इसके आने के पहले सेल को अपने आप को करना है तैयार डिवीजन के लिए, ठीक है। तो चलिए अब देखें यहाँ पे होता क्या है। G1 फेज के अंदर आपको क्या इवेंट्स होते हुए आपको मिल जाएंगे। तो G1 फेज के अंदर आपका यहाँ पे होगा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ मतलब सेल का ग्रोथ होगा, यहाँ पे सेल का ग्रोथ यहाँ पे होगा, सेल थोड़ा साइज में इंक्रीज करेगा अपने आप को, ये चीज आपको होते हुए मिलेगी आपको यहाँ पे। दूसरी चीज आपकी यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे आपका होगा अच्छे खासे अमाउंट में प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे होगा आपका अच्छे खासे अमाउंट में आपका यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग हियर इज सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। अब सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन यहाँ पे आपका क्या होता है। तो सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि आपके जो सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी हो गया, ईआर हो गया, इनका नंबर आप बढ़ाओगे। अगर सेल कहता है कि अब मुझे डिवाइड करना है फ्यूचर में, तो वो क्या करेगा, अपने ऑर्गेनल का नंबर बढ़ाएगा, ताकि जो नया सेल बनेगा उसमें आप इन ऑर्गेनल्स को आप भेज सको। तो याद रखना व्हेन आई से सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, याद रखना इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी, ये सब जो आपके ऑर्गेनल यहाँ पे होते हैं, इनका नंबर यहाँ पे बढ़ेगा। सो दैट इज समथिंग ऑल्सो हैपेंस इन माय G1 फेज। ये मेरा एक और इवेंट आपका होता है जो G1 फेज में आपके यहाँ पे होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस मेरा यहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ मेरी यहाँ पे हो रही है, और मेरे सेल ऑर्गेनल्स का यहाँ पे डुप्लीकेशन आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये 3 जनरल पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। दिस इज व्हाट आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन माय G1 फेज। ये इवेंट मेरा हो रहा होता है G1 फेज के अंदर, ठीक है। अब G1 फेज आपका यहाँ पे होगा, सो नाउ यू हैव टू गो फ्रॉम G1 फेज टू अनदर फेज ओवर हियर।
तो G1 फेज के बाद मेरा दूसरा फेज कौन सा आएगा? एस फेज। बिल्कुल सही, जो अगला फेज मेरा यहाँ पे आने वाला है वही मेरा यहाँ पे एस फेज। सो G1 फेज में आपके ये इवेंट्स आपके हो जाएंगे एंड देन यू हैव एस फेज, जिसे हम इवन कहते हैं सिंथेसिस फेज, जिसको हम इवन कहते हैं सिंथेसिस फेज। सो लेट्स ट्राई टू सी कि मेरा एस फेज किस लिए जाना जाता है, तो उसको भी मैं आप देख लेते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका यहाँ पे एस फेज, जस्ट वेट अ मिनट, एस फेज में आपके यहाँ पे क्या होगा। तो जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे एस फेज के बारे में, व्हेनेवर आई डिस्कस अबाउट द एस फेज, काफी वेट अ मिनट, हाँ जी। तो जब मैं बात करता हूँ मेरे यहाँ पे एस फेज के बारे में, सो व्हाट यू गेट टू सी हियर इज कि यहाँ पे आपका होता है डीएनए रेप्लिकेशन। ये मेरा वो फेज होता है जहां पे मुझे मिलेगा होते हैं मेरा यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन। दिस इज द टाइम व्हेन आई विल बी फाइंडिंग माय डीएनए रेप्लिकेशन विल टेक्स प्लेस। सो यहाँ पे मेरा डीएनए रेप्लिकेशन होते हुए आपको मिलेगा। आपका जो डीएनए था उसका अमाउंट आप यहाँ पे डबल करोगे। आपका जो डीएनए यहाँ पे था उसका अमाउंट आपका यहाँ पे होगा। तो याद रखना एस फेज के अंदर डीएनए विल गेट डबल्ड। सो यहाँ पे याद रखना, आपको बहुत क्लियरली ये बता याद रखना है, इसके अंदर ये क्वेश्चन आता है। सो डीएनए अमाउंट विल गेट डबल्ड, डीएनए का जो अमाउंट आपका होता है यहाँ पे दैट विल गेट डबल्ड। ये बात आप पहले यहाँ पे याद रखिए। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद ही रखनी है कि डीएनए का अमाउंट यहाँ पे डबल होगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे सेम रहेगा। ये बात भी याद रखना कि एस फेज के दौरान डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है बट क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम। पहले मुझे ये बताओ कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस के अंदर? 23 पेयर। 23 पेयर, बिल्कुल सही। तो वो उतने ही रहेंगे, क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ेगा नहीं, सिर्फ डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, सो क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। क्रोमोसोम नंबर remains the same, remains the same। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना कि क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे सेम रहेगा, डीएनए का अमाउंट आपका यहाँ पे बिल्कुल आपके यहाँ पे डबल हो जाएगा स्पेस के अंदर, राइट? क्योंकि आपने यहाँ पे डीएनए को आपने रेप्लिकेट कर लिया। क्या यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक सब क्लियर है? कोई भी अगर दिक्कत आए तो बोल देना कि सर समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बोल दो कि सर समझ आ नहीं रहा, कुछ आ नहीं रहा, बता दो वापस से। सर बी रिपीटिंग ऑल दोस थिंग्स टू यू, ठीक है? और जो लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हैं, जो लोग अभी भी ज्वाइन किए हैं, सबसे पहले गुड इवनिंग, और टाइम पे आया करो आप लोग थोड़ा, राइट? सो यू डोंट मिस आउट ऑन समथिंग। ओके, सो दैट इज माय डीएनए रेप्लिकेशन जो आपका यहाँ पे होगा। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। ओके, आफ्टर दैट यू विल फाइंड दिस इज आल्सो नोन फॉर माय सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन भी आपका यहाँ पे होता है। सेंट्रियोल्स जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे उनका भी डुप्लीकेशन आपका होगा एस फेज के अंदर। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इज आल्सो वन ऑफ द इवेंट which you will find happening in the S phase. So that is also something should be very 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 clear to you कि ये भी एक आपका यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपका यहाँ पे हो रहा होगा। कोई बताएगा सेंट्रियोल के अंदर जो अरेंजमेंट होता है, कार्टविल वाला अरेंजमेंट, वो कौन सा वाला होता है? 9+0 9+2 होता है और वो विदाउट फ्लैजिलेटेड 9+0 होता है। सेंट्रियोल्स के अंदर आपको मिलेगा आपका 9+0, ठीक है? 9+2 याद रखना, दैट विल बी द फ्लैजेला एंड द सीलिया। सेंट्रियोल्स के अंदर जो आपको मिलेगा दैट विल बी 9+0 वाला। 9+0। हाँ, और पेरिफेरी में जो 9 जो गोल गोल होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं, डबलेट होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट होते हैं, बिल्कुल सही। दे आर गोइंग टू बी ट्रिपलेट ऑफ माय योर पर्टिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है? सो दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी। सो ऐसे में याद रखना, यू हैव अ डीएनए रेप्लिकेशन, दैट्स अ मेजर इवेंट, एंड द सेकंड थिंग इज गोइंग टू बी योर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन आपके यहाँ पे हो जाता है। अब कोई मुझे एक्सप्लेन करें यहाँ पे हैंड रेज करके कि यार डीएनए आप डबल यहाँ पे कर क्यों रहे हो? व्हाई द डीएनए रेप्लिकेशन इज बीइंग डन? हैंड रेज करना पड़ेगा इसके लिए आप लोगों को, तमनप्रीत के अलावा और भी लोग होंगे यहाँ पे। लेट्स सी, बताइए गिरिजा, व्हाई वी आर डूइंग दिस डीएनए रेप्लिकेशन? सर ताकि जब आफ्टर डिवीजन दे गेट ए इक्वल डिवीजन, मतलब ठीक है, दोनों को इक्वल हिस्सा मिले। ऑलराइट, ठीक है, दैट्स ट्रू। अपेक्षा आप बताइए। सर उसको डिवाइड करने का रहता है और बाद में उसको उस एस फेज में डबल करते हैं क्योंकि बाद में वो डिवाइड होगा और उसके बाद में वो मैच्योर होने वाला है ना G2 फेज के बाद। ठीक है, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। सो हाँ, आपका सेल डिवीजन होने के बाद आपका जो नया सेल बनेगा उसके अंदर आपको आपका डीएनए चाहिए। सो दैट इज व्हाई आप एक्स्ट्रा डीएनए आप यहाँ पे बनाने लगते हैं। सो मेक अ डबल डीएनए ताकि आपका जो नया सेल बनेगा उसके अंदर आपको डीएनए को आप भेजोगे,
ठीक है, तो आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है। so, समझो अगर ये मेरा यहाँ पे सेल है, assume that this is a cell, right? और इसके पास यहाँ पे है आपका यहाँ पे डीएनए, राइट? तो आपने क्या किया स्पेस के अंदर, आपने एक और इसकी कॉपी बना ली, तो आपका डीएनए यहाँ पे डबल हो गया। आपने एक और कॉपी बनाई, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इस सेल में से एक और सेल बनेगा। यू नो दैट फ्रॉम दिस वन सेल वन मोर सेल विल बी फॉर्म। तो जब ये नया सेल बनेगा तो उसके अंदर भी तो हमें एक कॉपी रखनी पड़ेगी ना, तो इसलिए हमारा डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे करा रहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। सो दैट इज व्हाई इट इज बीन डन। सो ये हो गया मेरा यहाँ पे एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रल डुप्लीकेशन। ये आपको यहाँ पे क्लियर कट आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ आपका यहाँ पे G1 फेज आप यहाँ पे डाल लेते हैं। सो दिस इज माय G1 फेज ओवर हियर, दिस इज माय एस फेज एंड देन यू हैव योर G2 फेज। G2 phase. तो अब देखते हैं कि यार हमारा G2 फेज में यहाँ पे क्या होगा। G1 हो गया मेरा, एस फेज हो गया। नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन माय G2 फेज। G2 फेज मेरा किस चीज के लिए यहाँ पे जाना जाता है? तो G2 फेज अगेन ये आपको वो फेज है जहां पे आपकी सेल की ग्रोथ हो रही होगी। सो सेल ग्रोथ तो आपको यहाँ पे होते हैं, वो तो आपकी कंटिन्यूसली हो रही होती है। बेसिकली सेल ग्रोथ तो आपकी कंटिन्यूसली थ्रू आउट द सेल साइकिल आपकी हो रही होती है, थ्रू आउट द इंटरफेज। सो सेल ग्रोथ तो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रही है, दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग थ्रू आउट द सेल साइकिल। इसके साथ साथ यू विल फाइंड प्रोटीन सिंथेसिस आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा। सो यहाँ पे भी आपका अच्छे अमाउंट में आपका यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस आपका यहाँ पे होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस भी आपको यहाँ पे एक अच्छे अमाउंट में होते हुए आपको मिल जाता है। सो आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज समथिंग विल कीप ऑन हैपनिंग इन द G2 फेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्रोटीन बनाओगे आप कई सारे, यहाँ पे भी आपके आरएनए बनाओगे आप कई सारे। तो हम बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे एम फेज के लिए, क्योंकि G2 फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज मेरा यहाँ पे आएगा दैट विल बी माय एम फेज। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने आप को कर रहे हैं यहाँ पे प्रिपेयर। सो दैट इज माय G2 फेज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल ग्रोथ in terms of cytogenesis increases usually continuous process. It's a continuous process जो मैंने आपको बोला। DNA synthesis occur only during a specific stage in the cell cycle, right? The cell cycle is divided into two basic phase, interphase and your M phase. Something we all know this, right? Interphase में आपका यहाँ पे क्या है? In interphase, cell grows in size. Size में ये increase करता है. Prepare itself for the next division. अपने आप को वो करेगा prepare for the next division. इंटरफेज इज अ मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल। बहुत ही एक्टिव फेज होता है, बहुत चीजें हो रही है ना वहां पे। सेल डीएनए रेप्लिकेशन आपका हो रहा है, प्रोटीन आपके बन रहे हैं, आरएनए आपके बन रहे हैं, ऑर्गेनल आपके डुप्लीकेट कर रहे हैं, उनका नंबर आपका वहां पे बढ़ रहा है। सो इट्स अ वेरी एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने सेल को डिवाइड होते हुए स्कूल में लैब में कभी देखा है किसी ने 11th में? No, sir. No, sir. Yes, sir. अक्षरा ने देखा है, राइट? ओके, तोनप्रीत ने देखा है। ओके, सो ट्राई करना कभी, या स्कूल में जाके लाइक यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ एज वेल। अगर आपके टीचर अगर आपको अलाउ करते हैं टू एंटर द लैब, कुछ लोग को अलाउ ही नहीं करते हैं लैब में एंटर करने के लिए, बट अगर आपको अलाउ करते हैं यू कैन एक्चुअली डू इट बाय योरसेल्फ। गिरिजा को अलाउ करते हैं। ओके, सो यू कैन एक्चुअली टेक योर अनियन पील, राइट? अनियन लेके जा सकते हो, उसका स्किन निकाल के यू कैन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। उसमें बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया देखा है सिर्फ उसमें, अनियन पे। माइटोकॉन्ड्रिया देखा है? हाँ। अरे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा बेटा, कुछ और होगा। वो उसमें वो अनियन के वो ऊपर का व्हाइटिश कलर का लेयर होता है ना अंदर से, हाँ, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, कुछ और होगा। माइटोकॉन्ड्रिया आप माइटोकॉन्ड्रिया दिखा था, ऐसा वो व्हाइट कलर का रहता है। अरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ट्रांसपेरेंट। अरे हाँ सुनो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से माइटोकॉन्ड्रिया देखना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स वेरी स्मॉल। नहीं दूसरा माइक्रोस्कोप से देखा था। अच्छा, दूसरा था क्या? अच्छा हाँ, कॉन फोकल अगर आप यूज करो तो पॉसिबली आप देख सकते हो, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा था। नहीं दिखेगा। हाँ, तो ये अच्छी बात है। हाँ, सो यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व दिस सेल्स ना। तुम इन सेल्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे स्लाइड्स के ऊपर रख के, अनियन पील को निकाल के, तो उसमें सेल डिवीजन हो रहा होता है। कुछ सेल में हो रहा होगा, कुछ में नहीं हो रहा होगा। तो जिनमें सेल डिवीजन हो रहा होता है वो आप देख पाते हो। यू कैन एक्चुअली सी कि मेरे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। यू कैन एक्चुअली सी कि आपके क्रोमोसोम बीच में आके अलाइन हो चुके हैं। यू कैन एक्चुअली सी विद द अनियन सेल्स के साथ आप ये कर सकते हो। तो कभी अगर चांस मिले तो ट्राई करना। टेल योर बा फैकल्टी कि आज हमें ये करना है, and hopefully she will say yes, and then you can observe all those things. It's quite interesting to see all those things happening over there. Okay, so this is something we'll get to see, right? It is a significant to note that 24 hours average duration of cell cycle of the human cell, and cell division proper lasts for only about 1 hour. तो याद रखना
सेल साइकिल अगर आपका 24 घंटे का है पूरा, तो सिर्फ 1 घंटा उसमें से निकाला जाता है फॉर माई एम फेज के लिए. ओनली 1 hour has been spent for my M phase. So only 1 hour is been spent for my M phase. बाकी 23 घंटे बेसिकली आपके कहाँ लग रहे हैं? आपके इंटरफेस में आपके लग रहे हैं यहाँ पे. So interface lasts for more than 95% of the duration of the cell cycle. Okay. वही सेम पिक्चर हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी है. There's something we have seen. So now you know you have a G1 phase, S phase and you have a G2 phase. So now you have a clearance of this 3-2 phase, right? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. So G1 phase में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मेटाबोलिकली एक्टिव है मेरा सेल, यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, राइट? डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पे आपका नहीं हो रहा. G1 phase is the period when the cell grows and carries out a normal metabolism. Normal इसकी एक्टिविटी यहाँ पे आपकी चल रही है. Most of the organelle duplication also occurs during this phase. याद रखना, आपके organelle duplication मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्गी का डुप्लीकेशन भी आपका इस फेज में आपका हो जाता है. ठीक है. During G1 phase, cells rapidly increase synthesize different types of RNA also. RNA and protein. RNA and protein आपको हर जगह मिलेगा. G1, G2 सबके अंदर आपको RNA and protein synthesis आपको होते हुए आपको मिल जाता है. ठीक है. So these are the points which you have to remember. Then you have the S phase, replication of nuclear DNA, right? Synthesis of histone proteins. इस phase के अंदर आपके histone proteins भी आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे. तो याद रखना, DNA तो बन ही रहा है आपका यहाँ पे, उसके साथ साथ आपके हिस्टोन प्रोटीन्स भी आपके S फेज में ही हम बनाएंगे. सो हिस्टोन प्रोटीन्स आर मेड इन द S फेज, राइट? अमाउंट ऑफ डीएनए आपका यहाँ पे होगा डबल. अमाउंट ऑफ डीएनए आपका यहाँ पे हो जाता है डबल. तो याद रखना, अगर आपका इनिशियल अमाउंट है आपके डीएनए का 2C, आफ्टर S फेज इट विल बिकम 4C. अच्छा, मुझे बताओ कि अगर मेरा इनिशियल अमाउंट है मेरा 16C डीएनए का, तो आफ्टर S फेज कितना हो जाएगा? 32 डबल हो जाता है, बिल्कुल डबल हो जाता है वहां पे, राइट? लेकिन याद रखना, हाउएवर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज. क्रोमोसोम नंबर आपके यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा. दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. ओके. इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म. तो याद रखना, सेंट्रल डुप्लीकेशन भी आपका यहाँ पे हो रहा होता है. तो ये बात आपको भूलना नहीं है यहाँ पे, दैट यू विल आल्सो फाइंड सेंट्रल डुप्लीकेशन हैपनिंग इनसाइड द एस फेज, राइट? तो ये सारी बड़ी सिंपल इंफॉर्मेशन. हाँ बेटा बोलो, बताइए. सर जो आपने बोला G1 फेज और G2 फेज में भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है. हाँ, they are like not only non-histone, there are also other type of protein as well. ये आपके कुछ एंजाइम्स में बनाए जाते हैं. ठीक है. तो G1 और G2 फेज में जो आपके प्रोटीन बन रहे हैं, they are not only non-histone. non-histone तो वहां पे बनेंगे ही बनेंगे, और उसके साथ साथ इवन आपके जो दूसरे प्रोटीन्स होते हैं विच आर लाइक एंजाइम्स, जो कई सारे एंजाइम्स होते हैं, वो भी आपके उस फेज के अंदर आपके बनाए जाएंगे. ठीक है. सो अदर देन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, मेनी अदर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड. तो वो सब को आप बनाने के लिए यूज करोगे अपना G1 एंड G2 फेज. ठीक है. सो देन यू हैव अगेन द G2 फेज ओवर हियर. सो यहाँ पे G2 अगेन द प्रोटीन सिंथेसिस आपका यहाँ पे हो रहा है. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द माइटोसिस, राइट? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो आपके यहाँ पे होती ही रहती है. दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग हैपनिंग ओवर हियर. तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है क्या? वापस बोलना बेटा. सर G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है? Yes, you will find tubulin protein आप यहाँ पे synthesize होगा G2 phase के अंदर. Yes, right? So that is why we say, we collectively tell कि majority of the protein synthesis will be happening in G2 and G1 phase. ठीक है. So like even आपके जो enzymes होते हैं like your gyrase enzyme या helicase enzyme, ये सारे enzyme आपके G1 phase या G2 phase में आपके बनाए जाते हैं. So these all enzymes are found in this particular phases. ठीक है. So वो हम लोग क्या करते हैं, collectively बोलते हैं that you are finding protein synthesis आपका होता है G2 के अंदर और G1 के अंदर, right? तो ये आप क्या करते हैं, एंड यस ट्यूबुलिन भी आपका इसके अंदर ही बनेगा. तो ये हमने यहाँ पे फेज देख लिया. अब यहाँ से एक बात आपको याद रखनी है, आपको एक टॉपिक यहाँ पे याद रखना है जो कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ द चेक पॉइंट. अब यहाँ पे हम कुछ चीजें समझेंगे इन टर्म्स ऑफ योर चेक पॉइंट. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, और जो भी बता रहा हूँ उसे नोट डाउन भी कर लेना. व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, प्लीज नोट डाउन दोस थिंग्स, बिकॉज एनसीईआरटी में ये बहुत ज्यादा डिटेल में है नहीं, बट वी हैव सीन सम क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस इन द पास्ट. ठीक है. सो अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं, सो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल ओवर हियर. सर G0 फेज भी इंक्लूड किया जाता है ना? हाँ, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो कुछ सेल्स के लिए होता है जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, वो डिवाइड नहीं करते हैं. ठीक है. तो हम इसके बाद देखेंगे. हम इन सारे फेज को देख लेते एक बार फिर, एंड देन वी विल सी द G0 फेज. ठीक है.
before the Okay, sir. mitosis, right? So now assume that you have a, this is my M phase, this is my mitosis. अब बताओ मुझे M phase जो आपका यहाँ पे होता है उसमें कितना टाइम लग जाता है, कितना टाइम लगता है M phase के अंदर? 1 hour, sir. 1 hour. 1 hour. 1 hour, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. Now let's try to understand some other things over here. So assume करते हैं ये मेरा यहाँ पे G1 phase है. Assume that this is my G1 phase. And यहाँ से आपका चालू हो रहा है आपका, let's say यहाँ से मेरा लग रहा है यहाँ पे मेरा S phase. S phase. यहाँ से मेरा यहाँ पे S phase. Okay, and then you have the last one that is G2 phase. G2 phase. So वो G2 phase या वो S phase and वो G1 phase. अब देखो यहाँ पे हम बात करें चेक पॉइंट की, तो व्हाट आर माय चेक पॉइंट्स और ये होते कहाँ पे आपके, तो आपको याद रखना है कि व्हाट आर एक्चुअली चेक पॉइंट्स ओवर हियर. तो इसका एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि लेट्स से अगर आप लोग उत्तराखंड में हो और अगर आप उत्तराखंड से अगर आप पंजाब जा रहे हो कार लेके, तो आप देखोगे कार जब आप लेके जा रहे हो तो हाईवे पे तो आपको चेक पॉइंट्स मिलते हैं और चेक पॉइंट के ऊपर वो कार आपको देखा जाएगा कि आपके पास दे डोंट सी फॉर द लाइसेंस बट आपको वो टोल लेना पड़ेगा वहां पे एंड देन यू कैन मूव इनटू द, आप नेशनल हाईवे पे जाके फिर अपना पंजाब के लिए आप जा सकते हो. ये बात सब लोग जानते हैं दैट यू हैव अ चेक पॉइंट इन सच हाईवेज के ऊपर जहां पे आप टोल लिया जाता है एंड देन यू मूव फॉरवर्ड, राइट. बट समझो कि अगर आप इंटरनेशनल बाउंड्री अगर आप क्रॉस कर रहे हो, समझो अनिरुद्ध कहता है कि मैं समर वेकेशन में यहाँ पे लेट्स मैं इस्लामाबाद घूम के आता हूँ, राइट, जस्ट फॉर फन मैं लाहौर इस्लामाबाद जाके घूम के आता हूँ. तो आप बताओ जब वो पास कर रहा होगा इंडिया से, जब वो पास होगा इंडिया से, जब वो क्रॉस करेगा बॉर्डर को, तो आप बताओ वहां पे चेक पॉइंट उसे रोकेंगे या नहीं रोकेंगे उसे? रोकेंगे. रोकेंगे. अब बताओ रोक के क्या करेंगे फिर उसे, क्या पूछेंगे उससे? सर चेकिंग वगैरह करेंगे कि सब कुछ ठीक है. चेकिंग करेंगे, अनिरुद्ध वेपन्स लेके नहीं जा रहा, बैग खोल के देखेंगे, पता चला मैगी उसके अंदर, राइट. ठीक है. सो दे विल डू द चेकिंग ओवर देयर, राइट. दे विल चेक, लाइसेंस चेक करते हैं बेसिकली वो लोग वहां पे चेक करेंगे कि पर्पस क्या है आपके वहां पे जाने का. डू यू हैव ऑल द वैलिड पेपर वर्क टू गो टू अदर कंट्री, क्या आपके पास पासपोर्ट है, क्या आपने वीजा के लिए अप्लाई किया था वो आपका क्लियर हुआ है नहीं हुआ है. सो ये सारी चीजें आपके वहां पे चेक की जाएगी, ठीक है. आपकी बॉर्डर के ऊपर आपका सब चीजें वहां पे आपकी चेक की जाएगी, राइट. एंड देन दे विल अलाउ यू टू गेट इनटू द अनदर कंट्री, राइट. तो उसी तरीके से आपका यहाँ पे होगा कि जब आप जीवन फेज के अंदर हो, जीवन फेज जाना जाता है फॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ऑर्गेनेल मेनी डुप्लीकेट होंगे, तो ये सब आपका यहाँ पे होगा, ठीक है. और जीवन फेज के बाद आपका आता है यहाँ पे एस फेज. तो याद रखना जीवन और एस फेज के बीच में आपको मिलेगा आपका यहाँ पे चेक पॉइंट. जीवन और एस फेज के बीच में आपको मिलेगा आपका यहाँ पे एक चेक पॉइंट और ये मेरा होगा चेक पॉइंट नंबर 1. दिस इज माय चेक पॉइंट नंबर 1. तो ये बात आपको याद रखनी कि जीवन और एस फेज के बीच में मुझे मिलेगा यहाँ पे मेरा चेक पॉइंट नंबर 1. अब चेक पॉइंट नंबर 1 मेरा यहाँ पे क्या चेक करेगा कि क्या जीवन फेज के अंदर जो आपने प्रोटीन बनाए थे क्या वो इनफ प्रोटीन बने हैं या नहीं बने हैं. तो चेक पॉइंट यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे चेक करता है कि आपके प्रोटीन जो बनाने चाहिए थे आपको यहाँ पे, क्या वो इनफ यहाँ पे बने हैं या नहीं बने हैं. अगर आपके प्रोटीन जो बनाने चाहिए थे आपको जीवन फेज के अंदर अगर आपके बन गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ एस फेज के अंदर, आपका सेल साइकिल एस फेज के अंदर आ जाएगा और आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपका चालू हो जाएगा. अगर आपके प्रोटीन नहीं बने हुए, अगर आपके जीवन फेज में आपने को जो प्रोटीन बनाने के लिए बोला गया था अगर आपने नहीं बनाए तो आपका सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा. आपका सेल साइकिल चेक पॉइंट पे आके रुक जाएगा और वो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक जीवन फेज के अंदर सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं बन जाते. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट हैपनिंग इन द सेल साइकिल. आपके सेल साइकिल में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसको आप बहुत ऊपर से सीखते हो 12th के अंदर, मतलब अभी 11-12 के अंदर आप ये बहुत ऊपर से सीखते हो. लेकिन आपकी कुछ बीमारियां होती है ना, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, उसको जब आप समझते हो देन यू गेट टू रियलाइज कि ये चेक पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है. लेकिन पहले बात आप ये समझो कि दिस इज व्हाट माय चेक पॉइंट नंबर 1 इज नोन फॉर. ये चेक करेगा क्या आपके सही अमाउंट में प्रोटीन बने हैं जीवन फेज में या नहीं बने. अगर बन गए हैं तो ठीक है, आप आ जाओ एस फेज के अंदर, नहीं तो आपका सेल साइकिल एस फेज के अंदर नहीं आएगा. वो तब तक वेट करेगा जब तक सही अमाउंट में प्रोटीन आपका नहीं बनता.
क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको लेके अगर कोई क्वेश्चन या कुछ क्वेरी हो देन पूछ लेना, ठीक है? इफ यू हैव एनी, बिकॉज दिस माइट बी न्यू टू यू, देन प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव बेस्ड ऑन दिस, राइट? सो दैट इज माय चेक पॉइंट नंबर 1. अब आएगा मेरा यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 2. नाउ आई हैव माय चेक पॉइंट. कोई मुझे बताएगा चेक पॉइंट नंबर 2 कहाँ पे आता है? एनीवन कैन टेल मी? G2 phase and S2 के बीच में. Yes, sir. अरे क्या बात है. यस, द नेक्स्ट चेक पॉइंट जो मेरा यहाँ पे आएगा, ये आएगा मेरा बिटवीन द G2 एंड M फेज के बीच में. G2 एंड M फेज के बीच में मेरा आता है यहाँ पे मेरा चेक पॉइंट नंबर 2. तो याद रखना, द सेकंड चेक पॉइंट जो मेरा यहाँ पे आता है, दिस विल कम बिटवीन द G2 एंड M फेज. ये मत करना G2 और S फेज के बीच में मत करना, ठीक है? G2 और M फेज के बीच में आपका मेरा यहाँ पे आता है चेक पॉइंट नंबर 2. Here we'll get to have a checkpoint number 2 over here. Now let's try to understand what checkpoint number 2 is going to do. Checkpoint number 2 यहाँ पे क्या है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? मोनिका, किसी को याद है checkpoint number 2 यहाँ पे क्या करता है? Anyone? सर डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं. सर बस। डीएनए एप्लीकेशन चेक करता है DNA replication यहाँ पे चेक करता है. क्या चेक करता है उसके अंदर? कि हमारा डीएनए का जो अमाउंट है वो एरर पहुंच रही Sir, है. उसका कंटेंट डबल्ड है. चलिए ठीक है, चलो देखते हैं. So checkpoint number 2 में आपके यहाँ पे क्या होगा? Now understand this thing very clearly. Checkpoint number 1 हमने यहाँ पे लिख लिया. Now let's see the checkpoint number 2 over here. So इसको मैं यहाँ पे आपको मेंशन करता हूँ. So checkpoint number 2 पे देखा जाता है बेसिकली. So checkpoint number 2 पे आप चेक करते हो कि आपके डीएनए रेप्लिकेशन सही से हुआ या नहीं हुआ है, राइट? सो इट विल चेक द डीएनए रेप्लिकेशन. ये आपका यहाँ पे चेक करेगा. सॉरी, दिस इज गोइंग टू चेक ओवर हियर डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन. सो डीएनए रेप्लिकेशन को आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा. सो यहाँ पे याद रखना, आपके डीएनए रेप्लिकेशन को आप यहाँ पे करोगे आपका चेक. अब जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन को चेक किया जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आप ये देखोगे क्या आपने जो डीएनए रेप्लिकेट किया था, क्या आपने सही से किया था या नहीं किया था. सो जो भी आपने डीएनए रेप्लिकेट किया है एस फेज के अंदर, यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या उसे आपने सही से बनाया था या नहीं बनाया था, कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं है, वो चीज यहाँ पे चेक की जाएगी. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट होता है जहां पे आपके डीएनए को स्कैन किया जाएगा. अच्छे से स्कैन करेंगे आपका यहाँ पे और देखेंगे कि वो सही से बनाया या नहीं बनाया. ठीक है, समझो अगर तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, अगर तुम्हें कोई ऐप बनाते हो जिससे लोग सब्जी मंगवा सकते घर बैठे हुए, तो उसको एक टेस्टर पहले चेक करेगा. अगर आप ऐप बनाते हो तो उसको एक टेस्टर चेक करता है कि क्या आपने ऐप सही से बनाया नहीं बनाया. अगर उसका सब कुछ सही है देन उसे फिर हम मार्केट में डाल सकते हैं लोगों के यूज के लिए. अगर उसमें गड़बड़ है तो क्या करेंगे आप मुझे बताओ. अगर कोई ऐप आप बनाते हो, समझो अक्षर ऐप बनाती है सब्जी मंगवाने की, राइट? मैंने ऑर्डर किया उसे सब्जी और मेरे को फल आ रहे हैं वहां से, लाइक मार्केट से मेरे फल ऑर्डर आ गए यहाँ पे घर पे, तो मतलब कुछ एरर है, राइट? तो क्या करना चाहिए था टेस्टर ने? क्या करना चाहिए था अगर मेरा ऐप में गड़बड़ था? तो उसे रिवाइज करना चाहिए था. उसे रिवाइज करना चाहिए था. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आपने करना ये चाहिए था कि उस ऐप को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहिए था. उस ऐप को आपको चेक करना चाहिए था और उसे ठीक करना चाहिए था. उसके में जो एरर आ रहा है उसे आपको ठीक करना चाहिए था बता के कि अक्षर ये क्या बना दिया आपने, इससे जो मंगवा रहे वो तो आ नहीं रहा, कुछ और ही आ रहा है. सो इट हैज टू बी रेक्टिफाइड, राइट? सिमिलरली आपका यहाँ पे होगा, आपका जब डीएनए रेप्लिकेशन आपका यहाँ पे होता है तो रेप्लिकेशन होने के बाद व्हाट विल हैपन है, यू स्कैन टू द डीएनए. आप डीएनए को स्कैन करते हो यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, और अगर डीएनए में कोई एरर है तो आप उसे रिपेयर करते हो. तो अज्यूम करते हैं कि डीएनए में एरर है. समझो डीएनए जो आपका है यहाँ पे विच इज योर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है आपका यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, और समझो इसके अंदर कोई एरर आ गया, इसमें कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, राइट? तो चेक पॉइंट नंबर 2 क्या करेगा? चेक पॉइंट नंबर 2 क्या करेगा? इट विल स्टार्ट द डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म. ये डीएनए को रिपेयर करने की कोशिश करेगा यहाँ पे. सो इट विल स्टार्ट द डीएनए रिपेयर. तो डीएनए को रिपेयर करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, राइट? इट विल इनिशिएट द प्रोसेस जिसके थ्रू आप डीएनए को रिपेयर कर सको. ये वो स्टार्ट कर देगा. अगर डीएनए को, हाँ बेटा बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन था क्या? बोलो. ठीक है, सो डीएनए को आप यहाँ पे रिपेयर करना चालू करोगे. डीएनए को रिपेयर करने के बाद वापस से चेक किया जाएगा. वापस से आप चेक करोगे कि वो रिपेयर सही से हुआ या नहीं हुआ है. अगर डीएनए रिपेयर सही से हो गया, लेट्स से ये आपका रिपेयर आपका सही से हो गया, सो लेट्स से यहाँ पे सब है आपका यस, इट इज बीन डन. तो अगर आपका डीएनए रिपेयर सही से हो गया है देन आप चले जाओगे डायरेक्टली वहां से आप अपना इनटू द एम फेज.
सब कुछ ठीक है, डीएनए में एरर था लेकिन हमने ठीक कर दिया, और अगर हमने ठीक कर दिया तो आप चले जाओगे आपके एम फेज के अंदर, राइट। लेकिन अगर आपका डीएनए रिपेयर आपने ट्राई किया करने का और ये रिपेयर नहीं हुआ, राइट, सो लेट्स से इट हैजंट अंडरगॉन रिपेयर, मतलब रिपेयर आप नहीं कर पाए उसे, आपने ट्राई किया एंड नथिंग हैपेंड, तो उसके बाद पता है क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल हैपन? सर एपोप्टोसिस। एपिप्टोग्लोसिस एक वो होता है ना एंजाइम, वो निकलेगा और उसके बाद जो सेल होता है ना वो खुद ही डेड हो जाएगा। राइट, अगर आपने डीएनए रिपेयर अगर आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे तो आपके सेल की यहाँ पे हो जाएगी डेथ। सेल डिसाइड कर लेता है कि अच्छा ये रिपेयर नहीं हो सकता, कोई मतलब है नहीं आगे सेल साइकिल कंटिन्यू करने का, एंड इट विल स्टार्ट किलिंग इटसेल्फ। सो व्हाट विल हैपन, दिस विल लीड टू अ इवेंट कॉल्ड एज माय प्रोग्राम सेल डेथ। इसके लिए एक टर्म होता है एपोप्टोसिस, बट अभी हम उसे साइड में रखते हैं। वी विल इनिशिएट द प्रोग्राम सेल डेथ। इसका मतलब सेल की वहां पे अपने आप से वहां पे डेथ हो जाएगी, राइट। वो इनिशिएट करता है प्रोसेस जिससे उसकी डेथ हो जाए वहां पे, क्योंकि आप कभी नहीं चाहते कि कोई खराब डीएनए आपके नए सेल में जाए, क्योंकि अगर वो खराब डीएनए नए सेल के अंदर गया तो हर एक सेल जो वहां से बनेगा ना उसके अंदर सारा वो खराब डीएनए जाएगा और डैमेज डीएनए आपका जाएगा। तो इसलिए चेक पॉइंट नंबर 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका काम करना भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इसका काम यही होता है कि वो डीएनए को चेक करता है कि वो सही से बनाया नहीं बनाया। अगर सही से बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाओ अपने एम फेज के अंदर। अगर इशू है, एरर है, तो आप उसे ठीक करो। आपने ठीक कर दिया सक्सेसफुली, आप अपने आप को भेज दो एम फेज के अंदर। अगर आपका वो ठीक नहीं हो रहा, अगर डीएनए रिपेयर अगर आपका वहां पे हो नहीं रहा, देन यू हैव टू इनिशिएट द प्रोग्राम सेल डेथ। फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको सेल को खत्म ही करना है फिर तो, राइट। इसलिए चेक पॉइंट नंबर 2 आप यहाँ पे याद रखना। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले ये बताओ, यस सर। ठीक है। आई होप किसी को कोई अगर कुछ पूछना तो पूछ लो इसके अंदर। दिस क्वेश्चन गोज टू ऑल ऑफ यू, टेक योर टाइम एंड आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ये चेक पॉइंट नंबर 2 मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है, बताओ, कुछ हो तो। नथिंग, आगे बढ़ू मैं फिर? यस सर। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग विल हैपन हियर, चेक पॉइंट नंबर 2। अब आता है इसके बाद आपके यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 3। तो चेक पॉइंट नंबर 3 आपका आता है माइटोसिस के बीच में, इसको हम बाद में देखेंगे। सो याद रखना, ये माइटोसिस जब आपका हो रहा होता है ना, बेसिकली एम फेज जो आपका हो रहा होता है, वहां पे आपका आता है आपका, दिस इज वेयर यू विल फाइंड योर चेक पॉइंट नंबर 3, जिसको हम आराम से बाद में देख लेंगे, इसको भी देखने की आपकी जरूरत नहीं है। जब हम माइटोसिस कर रहे होंगे ना, दैट इज व्हेन वी कैन सी दिस चेक पॉइंट नंबर 3 को हम बाद में यहाँ पे देख लेंगे। तो अभी के लिए याद रखना 1, 2 and 3 होते कहाँ पे और इनका काम क्या होता है। चेक पॉइंट नंबर 1 इज गोइंग टू बी देयर इन द G1 और S फेज के बीच में। चेक पॉइंट नंबर 2 होगा आपका G2 और M फेज के बीच में। सो प्लीज याद रखना, अगेन चेक पॉइंट नंबर 2 आपका होता है बिटवीन द G2 एंड M फेज के बीच में। ये क्वेश्चन काफी बार पहले भी आ चुके हैं और फ्यूचर में भी आ सकते हैं, तो ये याद रखना। चेक पॉइंट नंबर 1 आपका यहाँ पे होगा बिटवीन माय G1 एंड S फेज के बीच में, राइट। एंड चेक पॉइंट नंबर 3 आपका यहाँ पे होता है, दैट इज समथिंग विल बी फाइंडिंग बिटवीन द माइटोसिस। तो इसको हम अलग से देखते हैं, इट विल बी देयर इन द एम फेज के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, क्या करता है, वो हम आराम से बाद में देखेंगे इसे, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन पहले आपको यहाँ पे संभाल के अपने पास रखनी है। दिस इज द इंफॉर्मेशन शुड बी देयर विद यू, ठीक है। चलो, सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो नाउ वी हैव सीन द G1 फेज, G2 फेज, G3 फेज, S फेज हमने देख लिया यहाँ पे, एंड वी हैव आल्सो सीन द चेक पॉइंट्स ओवर हियर, ये हमने यहाँ पे देख लिया, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ माय G0 स्टेट। यहाँ पे जो हमारी हर्षदा बात कर रही थी, हर्षदा समवन वाज टॉकिंग अबाउट द G0 स्टेट, इसके ऊपर बेस्ड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। सम सेल्स ऑफ द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। कुछ एनिमल सेल्स ऐसे होते हैं जो सेल डिवीजन शो नहीं करते हैं। जैसे आपका हार्ट सेल हो गया, हार्ट सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, हार्ट सेल अपना सारा काम कर रहा है, उसके अंदर सारे बायोकेमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं, बट वो डिवाइड नहीं करेगा, राइट। And many other cells divide only occasionally as needed to replace the cells that have been lost because of the injury or a cell death, ठीक है। सो कई सारे बेटा आपके सेल होते हैं यहाँ पे जो आपके लाइक मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं लेकिन वो डिवाइड नहीं करते। इवन आपका न्यूरॉन्स हो गए, न्यूरॉन्स ऑल्सो दे डू नॉट डिवाइड, दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट दे डू नॉट डिवाइड, राइट। कुछ सेल्स होते हैं जो सिर्फ कभी कभी ही डिवाइड करते हैं, उसके अलावा वो लोग डिवाइड नहीं करते हैं। सो सच सेल्स वी से दे रिमेन इन द G0 स्टेट, वो रहते हैं आपके G0 स्टेट के अंदर, जहां पे आपका सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन डिवाइड होने के लिए वो रेडी नहीं है, या उसका कोई प्लान नहीं है कि वो फ्यूचर में डिवाइड करेगा, ओके। सो दिस सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट द G1 फेज। ये जो सेल्स जो आपके डिवाइड नहीं करते आगे, आपकी G1 फेज को एग्जिट कर जाते हैं
and they enter the inactive stage called as my quiescent stage. So एक quiescent stage में आ जाते हैं which is also called as my G0 state. Okay? और इस state के अंदर आपके सेल आपके divide नहीं करेंगे but they will do their job. जो उनका काम होता है वो कर रहे होते हैं वो लोग, बट आप वो डिवाइड नहीं करते हैं, राइट? हाँ, बट ऐसा हो सकता है कि अगर उनकी रिक्वायरमेंट हुई डिवाइड करने की तो फ्यूचर में शायद करें, फ्यूचर में कई बार वो डिवाइड कर भी सकते हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट हुई तो, बट जनरली वो डिवाइड नहीं करेंगे. दे विल रिमेन इन द क्विसेंट स्टेज या मेरा G0 स्टेज के अंदर वो आपको वो मेंटेन रहेंगे. तो एक ये बात आपको यहाँ पे याद रखना, दिस इज आल्सो वन थिंग व्हिच यू हैव टू नो, राइट? अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको पहले करना पड़ेगा हैंड रेज. इंटरफेस टेक्स प्लेस अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द सेल साइकिल, कितना टाइम यहाँ पे इंटरफेस आपके यहाँ पे ले लेगा, तो हैंड रेज करिएगा आप लोग इसका आंसर देने के लिए. सो लेट्स से सलमा बताइए क्या होगा इसका आंसर. सर 95. 95 आप बता रहे हो मुझे यहाँ पे, लेकिन मुझे और आंसर चाहिए होंगे. प्रखर आपको क्या लग रहा है? 95%. ठीक है. एंड who else we have? अपूर्वा. 95. ऑलराइट, 95 is going to be the correct answer. इतना टाइम आपका लग जाता है आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इन द इंटरफेस के अंदर. ठीक है. नाउ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, ये तो मैं भी कर सकता हूँ. ठीक है, आप लोग भी अपना आंसर बताओ. सिद्रा क्या होगा इसका आंसर? सर एस फेज. सिद्रा ने बोला यहाँ पे एस फेज. ठीक है. गोपाल सिंह, दैट मीन्स चांदनी, बताइए क्या होगा इसका आंसर. सर एस फेज. चांदनी बताइए एस फेज के अंदर क्या क्या होता है. एक तो होता है डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस, और क्या होता है उसके साथ साथ? कोई बात नहीं. डुप्लीकेशन. सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन. ठीक है. एक और चीज होती है जो स्टेटमेंट में लिखी हुई थी, सेंट्रियोल्स बता दिया, सही से बता दिया, दैट्स अ गुड थिंग. सेंट्रियोल डुप्लीकेशन. एक और चीज याद रख लेना, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्मेशन या हिस्टोन प्रोटीन्स सिंथेसिस. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट? अच्छा मुझे ये बताइए, समझो मैं आपको सवाल पूछता हूँ. नम्रता आप मुझे बताइए, अगर मेरा क्रोमोसोम नंबर है एस फेज के पहले, लेट्स से 20, अगर मेरा क्रोमोसोम नंबर है, टोटल क्रोमोसोम नंबर है वहां पे मेरा 20 एस फेज के पहले, तो एस फेज के बाद मेरा क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? नम्रता. आवाज नहीं जा रही. अक्षय आप बताओ, अगर मेरे पास 20 क्रोमोसोम है एस फेज के पहले, तो एस फेज उतने ही रहेंगे. कितने रहेंगे? उतने ही 20. रहेंगे. उतने रहेंगे, राइट. क्रोमोसोम नंबर आपका कभी भी चेंज नहीं होता, प्लीज याद रखना. क्रोमोसोम नंबर आपका कभी भी आपके यहाँ पे चेंज नहीं होगा, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. ठीक है. नाउ सो नाउ वी हैव दिस सीक्वेंस. यहाँ पे सही से बता दो, यहाँ पे ध्यान से देख लो इसे, एंड देन ट्राई टू टेल मी सीक्वेंस ओवर हियर. प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस. सो 02 क्या था? अंकिता, अंकिता बताओ क्या होगा सही सीक्वेंस यहाँ पे. सर 4th. ठीक है. गिरिजा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 4. महेश. सर 4. 4th इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. बिल्कुल, ये आपका सीक्वेंस यहाँ पे रहेगा, और ये एक बार नीट में आ चुका है. सो समटाइम नीट में आपके इतने सिंपल क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लाइक यू कैन नॉट टेक मोर देन लाइक 30 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ओके, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू G1 फेज ऑफ द इंटरफेस. कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है इन टर्म्स ऑफ द G1 फेज ओवर हियर. ठीक है, तो ध्यान से देख लो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट को, आराम से देख लो आप यहाँ पे, एंड देन try to tell me what is going to be the right thing over here and raise your hand. मतलब hand raise करो यहाँ पे. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ध्यान से करना है. आपको आदत लगानी है स्लोली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने की, क्योंकि नीट के अंदर अराउंड 20% क्वेश्चन या कई बार 25% क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले ही होते हैं. सो ठीक है, लेट्स सी. देविशा क्या लग रहा है इसका आंसर? ओके. प्रखर क्या लग रहा है? सी. ऑलराइट. अर्चना. सी सर. ठीक है. भावना आप ट्राई करोगे? ऑलराइट. दीपिका आप ट्राई करना चाहते हो? अरे आप लोग भी बोलो, इट्स ट्राई करो, ज्यादा क्या होगा गलत हो जाएगा. ठीक है. बुरा क्या होगा इसका आंसर? सर सी. सी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. यहाँ पे सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए. सेल आपका यहाँ पे मेटाबॉलिकली आपका यहाँ का एक्टिव रहेगा, ग्रो करेगा, बट यहाँ पे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन आपका यहाँ पे नहीं होगा. ये आपका सही स्टेटमेंट है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. ये आपको बिल्कुल यहाँ पे आपका ट्रू स्टेटमेंट आपका यहाँ पे हो जाता है, राइट?
डीएनए सिंथेसिस ऑफ और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ये तो आपको गलत हो गया, दैट्स नो, राइट। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, दैट इज आल्सो नो, ऐसा कुछ नहीं होता आपके जीवन फेज के अंदर। न्यूक्लियर डिवीजन, ऐसा भी कुछ नहीं होता। सो दिस आर ऑल गोइंग टू बी रॉन्ग स्टेटमेंट्स, राइट। देखो ये नीट में आ चुका है, ये अभी अभी हमने सॉल्व किया था, ये 2019 से आपका क्वेश्चन आया था, इसे हम वापस नहीं करेंगे। सो दिस इज समथिंग आल्सो वी हैव डन। ये आपका 2016 का क्वेश्चन आपका यहाँ पे, डीएनए सिंथेसिस याद रखना, विल ऑलवेज टेक प्लेस इन द एस फेज, और प्लीज याद रखना डीएनए सिंथेसिस वहां पे होता है, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन वहां पे होगा, एंड अलोंग विद दैट इवन आपके हिस्टोन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी आपका वहां पे होगा। दिस इज ऑल हैपनिंग इन द एस फेज के अंदर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूंगा यहाँ पे। When a cell has a stalled replication fork, when the cell has a stalled replication fork, अब मैं आपको यहाँ पे ये stalled replication fork आप अभी समझ नहीं पाते बिकॉज ये 12th में ये टर्म आप देखते हो, लेकिन आपको मैं हेल्प करता हूँ। अज्यूम करते हैं दैट यू हैव अ, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज लिखता हूँ यहाँ पे, यू हैव अ डैमेज्ड डीएनए, अज्यूम दैट यू हैव अ डैमेज्ड डीएनए, राइट, और यू हैव अ एरर्ड डीएनए, ठीक है। ये मैंने आपके लिए हेल्प कर दिया कि इसको मैंने लाइक सिंपल फॉर्म में यहाँ पे बता दिया कि अगर डीएनए के अंदर कोई एरर है, विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिव, कौन सा चेक पॉइंट आपका यहाँ पे एक्टिव होगा अगर आप यहाँ पे डीएनए, अगर आप यहाँ पे डैमेज होता है, देन व्हाट काइंड ऑफ चेक पॉइंट विल गेट एक्टिव। हैंड रेस करना पड़ेगा इसका आंसर देने के लिए आपको, बस एक किसने ने, अच्छा ओके, नाउ आई कैन सी द हैंड रेस, ओके। बताइए प्रिया, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। अनिरुद्ध, क्या लग रहा है? यस सर, ऑप्शन बी। ठीक है, अनिरुद्ध एक्सप्लेन करोगे ये वाले स्टेज के अंदर क्या होता है जी? ये आपका जो स्टेज होता है चेक पॉइंट नंबर 2 में होता क्या है, थोड़ा बताओगे खुद से? सर अगर डीएनए रिपेयर हो गया तो वो एम फेज में चला जाएगा, और अगर डीएनए रिपेयर नहीं हुआ तो वो डेथ सेल में हो जाएगा। राइट राइट, सिंपल सी बात है। आप डीएनए को स्कैन करते हो इस चेक पॉइंट पे, डीएनए में अगर एरर है तो उसे आप रिपेयर करना चालू करते हो। अगर वो आप उसे रिपेयर कर लेते हो सक्सेसफुली, देन वेल गुड, आप एम फेज में जा सकते हो। अगर आपके डीएनए को अगर आप रिपेयर नहीं कर पा रहे, देन सेल अपने आप को लाइक इट विल स्टार्ट किलिंग इटसेल्फ, वो स्टार्ट करेगा प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। अगर डीएनए में एरर नहीं है तो आप सीधे आप पहुंच जाओगे अपने एम फेज के अंदर। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे अच्छे से चेक पॉइंट नंबर ए वाला, जीवन से एस फेज वाला चेक पॉइंट, कौन बताएगा यहाँ पे हैंड रेज करके? ये रेज योर हैंड एंड एक्सप्लेन मी व्हाट इज माय चेक पॉइंट नंबर 1 जो मेरा यहाँ पे है वो करता क्या है। अर्चना, आप बताना चाहोगे? सर प्रोटीन चेक करता है। थोड़ा और अच्छे से बताओ ना, थोड़ा बताओ। ऐसा समझो कि आप एक 9th स्टैंडर्ड के लड़के को समझा रहे हो, तो कैसे समझाओगे कि चेक पॉइंट नंबर 1 पे यहाँ पे क्या हो रहा है? सर चेक पॉइंट नंबर 1 पर हमारे जीवन फेज में जो भी प्रोटीन्स बनते हैं, अगर ठीक से बन जा रहे हैं तो वो एस फेज में जा सकते हैं, अगर ठीक से नहीं बने हैं तो वो चेक पॉइंट चेक करके, अगर नहीं बने हैं तो वो फिर से राइट, अगर नहीं बने देन यू डोंट अलाउ देम टू गो इनटू द एस फेज। बहुत बढ़िया अर्चना, सही है। सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड इन द चेक पॉइंट नंबर 1 कि आप चेक करते हो यहाँ पे कि क्या आपने जो जीवन फेज में आपने प्रोटीन बनाए थे क्या वो सही से बने या नहीं बने। अगर नहीं बने हैं देन आप एस फेज में नहीं जा सकते, अगर बन गए देन यू कैन मूव इनटू द एस फेज। तो ये चीज आपके यहाँ पे हो जाती है। एक आपको बात बताना चाहूंगा, अगर आप किसी को एक्सप्लेन करते हो ना कोई चीज, तो आपकी लर्निंग ज्यादा इजीली आपकी वहां पे होती है, आप और अच्छे से आप उसे रिटेन कर पाओगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं फेमेंस टेक्निक। फेमेंस टेक्निक, रिचर्ड फेमेंट का आपने नाम सुना है क्या? एनीवन ऑफ यू? नहीं सुना? नो सर। फिजिक्स में काफी वेल नोन नाम है ये, कभी सर्च करोगे ना गूगल पे रिचर्ड फेमेंट करके, इज अ वेल नोन नेम इन फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एज वेल। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर इनका काफी वेल नोन नाम है। ही वाज अ वेरी वेल नोन लाइक साइंटिस्ट ऑफ द पास्ट। तो फेमेंट टेक्निक आपकी ये कहती है कि अगर आपको कुछ चीज को समझना हो अच्छे तरीके से, तो आपको उसे एक्सप्लेन करना है किसी और को, राइट। इफ यू एक्सप्लेन समवन दैट सेम थिंग सही तरीके से, देन आप उसे अच्छे से आप रिटेन कर पाओगे। तो अगर कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट अगर आपका है यहाँ पे जो आप बाया में याद करते हो, अगर आप उसे चाहते हो अच्छे से रिटेन करना, देन बेटर कि आपके किसी फ्रेंड को या कोई, अगर आपके घर में कोई आपका छोटा भाई या बहन है, उसको आप बिठा के आप उसे समझा सकते हो, लाइक यू कैन एक्सप्लेन दैट थिंग, अगर वो सुनता है तो, राइट। सो वंस यू स्टार्ट, और एटलीस्ट यू कैन डू दैट अमंग द फ्रेंड्स। छोटा भाई तो सुनेगा नहीं या बहन सुनेगी नहीं, राइट। बट अगर अपने फ्रेंड्स को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, देन आप ज्यादा अच्छे से उस टॉपिक को आप रिटेन कर पाते हो,
उसे हम कहते हैं फेमेंस टेक्निक, जो वो रेकमेंड करते थे टू लर्न समथिंग, राइट, टू लर्न समथिंग वेरी क्लियरली यू हैव टू डू दैट, ठीक है। तो ये कभी आप ट्राई करना स्कूल में, बातें करने की जगह अपने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कौन करेगा? जॉश, आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन बी, ऑलराइट, ओके। जानवी क्या लग रहा है? ए सर, सॉरी। ओके, जॉश ने पहले वो हमारे पे बी किया, उसने कर दिया, ठीक है। जानवी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑलराइट, ठीक है। सो ऑप्शन ए ओवरहेड बिकम्स द करेक्ट आंसर। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल। आपका डीएनए का अमाउंट यहाँ पे आपका डबल हो जाएगा आपके हर एक सेल के अंदर, राइट। सो इस फेज के बाद डीएनए का अमाउंट आप यहाँ पे लाइक यू विल फाइंड दैट विल गेट डबल्ड ओवर हियर, ठीक है। नाउ so that is something we have done. तो यहाँ पे आपका we are done with this particular cell cycle वाली story. Now we can start with the mitosis. अब हम यहाँ पे जो हमारी कहानी स्टार्ट करेंगे that will be a story of my mitosis. तो चलिए mitosis वाली कहानी हम यहाँ पे हमारी स्टार्ट करते हैं। Let's start with the story of your M phase, जहाँ पे हम अभी बात करेंगे हमारे mitosis के बारे में। So आज की क्लास में तो हम करेंगे mitosis and then फिर अगली क्लास में हम लोग करेंगे हमारे यहाँ पे अपना meiosis, right? So जब भी हम माइटोसिस की हम यहाँ पे बात करते हैं, so let's see how much we are able to cover today. So first of all we'll discuss like you have like 4 phases over here. You have a prophase, then you have metaphase, इसके बाद कौन सा आएगा? Right, anaphase, and then you have the telophase. बिल्कुल सही। ये हो गए मेरे यहाँ पे 4 फेज मेरे माइटोसिस के। और माइटोसिस जनरली आपका यहाँ पे रहेगा लगभग अराउंड इट विल टेक अराउंड 1 आवर, ठीक है। 1 घंटा लगता है माइटोसिस होने के लिए, बाकी 23 घंटे इंटरफेस के अंदर लग जाते हैं। आप एक और चीज यहाँ पे याद रखते हो कि अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूँ, अगर एक बैक्टीरिया की बात करता हूँ, सो बैक्टीरिया डिवाइड करता है आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। नहीं सर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स से। हाँ, हर 20 मिनट का बैक्टीरिया डिवाइड करेगा। ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं ये लोग। समझा आपने एक टेस्ट में बैक्टीरिया रखे 5, 20 मिनट आके लोगे वो 10 हो चुके होंगे, राइट। सो डिवाइड वेरी रैपिडली, ओके। सो द डिवीजन टाइम इन बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी लाइक वेरी फास्ट। बट इससे पता है एक और चीज याद रखना कि इसका मतलब ये नहीं कि बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता ही रहता है। आफ्टर सम टाइम उनका नंबर बढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा मुझे? सर क्योंकि उसके रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो फिर वो अल्टीमेटली डेड कर जाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? गिरिजा सर। देविशा? नो सर, गिरिजा। गिरिजा, राइट, वेरी ट्रू गिरिजा, बिल्कुल सही आंसर आपके यहाँ पे। बहुत बढ़िया कि आपके रिसोर्सेज आपके यहाँ पे यूटिलाइज कर लिए जाते हैं पूरे के पूरे। अगर आपने अपने रिसोर्सेज अपने आसपास के अगर आपने यूज कर लिए, देन आपके पास यू डोंट हैव एनीथिंग टू नाउ ग्रो बियॉन्ड दैट। सो यस, उसके बाद आपके यहाँ पे ग्रोथ आपको होते हुए आपके यहाँ पे नहीं मिलेगी, ट्रू, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय प्रोफेज। प्रोफेज हम यहाँ पे देखना चालू करते हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन द प्रोफेज। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे प्रोफेज की, इफ आई टॉक अबाउट द प्रोफेज, सो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स आपके यहाँ पे होते हुए आपको मिलेंगे यहाँ पे इनसाइड द सेल। जस्ट वेट अ मिनट। तो देखते हैं क्या हमारे होते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक इवेंट्स इनसाइड द प्रोफेज। सो अज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारा सेल आ चुका है माइटोसिस के अंदर, राइट। और मैं यहाँ पे सेल बना देता हूँ, यहाँ पे लाइक बड़ा सा थोड़ा सा सेल बनाता हूँ यहाँ पे। अज्यूम दैट दिस इज माय सेल, राइट। अब प्रोफेज में आपको क्या होते हुए यहाँ पे मिलेगा? यू विल फाइंड your chromosomes will undergo condensation, or I would say your chromatin will undergo condensation. So chromatin जो आपका होता है यहाँ पे, chromatin जो आपका होता है will undergo condensation, will undergo condensation. अगर chromatin यहाँ पे condense हो रहा है, it will undergo condensation and will form into chromosome. It will convert into your chromosome. So chromatin आपके यहाँ पे condense होगा और आपको बना के देगा आपके यहाँ पे क्रोमोसोम। So that means what? कि अगर आपके न्यूक्लियस के अंदर, so let's say हम यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं हम यहाँ पे, राइट। इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा होते हुए यहाँ पे कि आपका जो
डीएनए था, क्रोमैटिन था थ्रेड लाइक फॉर्म के अंदर, वो आपका कंडेंस हो चुका है और आपका यहाँ पे क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बनने लगेगा. सो विल फाइंड क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर विल स्टार्ट फॉर्मिंग ओवर हियर. ठीक है, तो ये चीज आपको होते हुए वहां पे मिल जाएगी. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग. द सेकंड थिंग व्हाट यू फाइंड हैपनिंग हियर इज कि आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअसेंबलिंग. आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक करना चालू करती है. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन initiates disassembly, or I can simply write it like this: nuclear membrane is going to disassemble. डिसअसेंबल होने का मतलब यहाँ पे होता है कि वो अब आपके यहाँ पे ब्रेक हो रही है, अब आपके वो ब्रेक होना चालू कर जाती है. सो दैट विल स्टार्ट हैपनिंग. सो ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट आपके यहाँ पे न्यूक्लियर विल डिसअसेंबल. अब जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डिसअसेंबल यहाँ पर है, तो चलो इसको हम दिखा देते हैं पिक्चर के अंदर कि डिसअसेंबल मेरा यहाँ पे किस तरीके से मेरा यहाँ पे दिखेगा. सो अगर मुझे यहाँ पे मेम्ब्रेन बनानी हो, सो लेट मी मेक अ मेम्ब्रेन ओवर हियर. सो नाउ मेम्ब्रेन विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन. तो कुछ ऐसी मेम्ब्रेन है वो आपको यहाँ पे दिखेगी. मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज रखने के लिए कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज रखने के लिए आपका कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होगा. इसको याद है, हमने किया था पिछले क्लास में किया था. बताओ मुझे. न्यूक्लियर प्रोटीन. नहीं, बताइए. सर न्यूक्लियर सुनाई ही नहीं दिया, आंसर ही सुनाई नहीं दिया. लेमिना. न्यूक्लियर लैमिना, बहुत बढ़िया, राइट. न्यूक्लियर लैमिना जो आपका था वो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लाइक स्टेबलाइज रखता था, या आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता था. तो याद रखना, वो जो न्यूक्लियर लैमिना था ना, वो आपका ब्रेक हो जाता है और अब मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेरे यहाँ पे डिसअसेंबल होने लगेगी. नाउ माय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट डिसअसेंबलिंग. तो दैट इज द सेकंड थिंग यू हैव टू नो. ये मेरा दूसरा इवेंट यहाँ पे मेरा हो रहा होता है. तीसरा इवेंट आपको याद रखना है, दैट सेंट्रियोल्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल. सेंट्रियोल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल. मूविंग टुवर्ड्स पोल्स. तो आपके सेंट्रियोल्स अब पोल्स की तरफ यहाँ पे जाना चालू करेंगे. याद रखना, आपके पास दो सेंट्रियोल्स यहाँ पे होते हैं और दोनों सेंट्रियोल्स सेंट्रोसोम के अंदर बैठ के अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं. तो एक ये सेंट्रियोल समझो यहाँ पे आपका है, एक सेंट्रियोल आपका यहाँ पे है, मतलब सेंट्रोसोम के अंदर, और एक आपका यहाँ पे है, राइट. दोनों अपने अपने डेस्टिनेशन, दोनों अपने अपने पोल की तरफ यहाँ पे जाने लगे. समझो ये जो मेरा है यहाँ पे ये साइड पे जाना चालू करेगा, राइट, एंड दिस वन विल स्टार्ट गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो बोथ स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल. और जब ये जाना चालू करते हैं ना, वो टाइम पे स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. सो जब मेरे ये सेंट्रियोल्स अपने अपने जगह पे जाने लगते हैं, तो उस दौरान यू विल गेट टू सी, जस्ट वेट अ मिनट, उस दौरान यू विल गेट टू सी कि आपके यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन आपके यहाँ पे चालू हो जाएगा, राइट. सो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन यहाँ पे आपका इनिशिएट हो जाता है. सो दैट विल इनिशिएट एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स. और ये पोल्स की तरफ अपना यहाँ पे जाने लगते हैं. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट सेंट्रियोल्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इनिशिएट्स. इसके साथ साथ स्पिंडल फाइबर बनने लगता है यहाँ पे, बस बनना चालू हुआ. हाँ बेटा बोलो. सर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. हाँ, ना 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 ना, they are not inside the nucleus, they are outside the nucleus, right. उन्हें यहाँ पे बनाया, like नहीं, they are outside the nucleus, they are in the cytoplasm. Okay, yeah, so they are going to be outside the cytoplasm and they start moving towards the poles. ठीक है, तो हाँ, ये मेरे यहाँ, वो आपने उसके अंदर बनाए थे ना, इसलिए. right, ये they are going to be standing over here. ये आपके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे and then they will be moving towards the poles. ठीक है, तो spindle fiber formation, nice observation. Yeah, you did. Yes, they will be outside and they will start moving towards the poles. ठीक है, तो ये आपको होते हुए मिलेगा कि वो अपना जर्नी वहां पे स्टार्ट कर देते हैं. तो पहले तो आप ये पॉइंट्स आपने याद रखना. क्रोमैटिन विल अंडरगो कंडेंसेशन टू फॉर्म क्रोमोसोम. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेरे यहाँ पे डिसअसेंबल मेरे यहाँ पे हो रही है एंड सेंट्रियोल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल. ये मेरे इवेंट यहाँ पे होते हैं. दीज आर द इवेंट्स आई विल फाइंड हैपनिंग इन द प्रोफेज. ये सारे इवेंट्स मुझे होते मिलेंगे मेरे यहाँ पे प्रोफेज के अंदर.
और जब तक मेरा प्रोफेज खत्म होता है ना, तब तक आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर काफी इजीली वहां पे देखने के लिए मिल जाता है. सो टिल द प्रोफेज विल गेट कंप्लीट ओवर हियर, याद रखना द क्रोमोसोम का जो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर आपको मिलता है वो आपको यहाँ पे काफी अच्छे से आपको यहाँ पे दिखने लगेगा. सो याद रखना, अगेन लेट मी जस्ट मेंशन ओवर देयर दैट या दीज आर गोइंग टू बी आउटसाइड, दे आर इन द साइटोप्लाज्म. ये आपके साइटोप्लाज्म में खड़े होंगे एंड नाउ दे आर गोइंग टुवर्ड्स द पोल्स. ये दोनों के दोनों, राइट, both of them are standing outside in the cytoplasm. Okay, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. These are the few things you have to know about the prophase. अगर इतनी बात भी अगर आप याद रखते हो, then आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होती है, so that you can solve the question based on this, right? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, नेक्स्ट फेज पे जाने के पहले मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि आपका जो क्रोमोसोम था, the chromosome which we are having, which we have drawn in the last class, बीच में आपका होता है सेंट्रोमियर, साइड में क्या लगा होता है मेरा यहाँ पे, काइनेटोकोर. साइड में मेरे होते हैं मेरे काइनेटोकोर. बिल्कुल सही, राइट. अभी उनका यहाँ पे काम आना चालू करेगा. तो ये हमने देख लिया, दैट इज द इवेंट व्हिच विल बी हैपनिंग इन द प्रोफेज. ठीक है, ये हमारा प्रोफेज आपके यहाँ पे हो जाता है. वी हैव अ अर्ली प्रोफेज एंड वी हैव अ लेट प्रोफेज. लेट प्रोफेज तक व्हाट यू गेट टू सी कि आपका यहाँ पे काफी अच्छे से आपका यहाँ पे क्रोमोसोम आपको दिखने लगता है, राइट. आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपका यहाँ पे काफी हद तक ब्रेक हो चुका है एंड यू कैन सी द क्रोमोसोम्स ओवर हियर. और ये एनसीईआरटी का ही पिक्चर है, और एनसीईआरटी की पिक्चर याद रखना, अगर नीट एग्जाम में अगर उन्हें आपसे कुछ पूछना पड़ेगा तो एनसीईआरटी की पिक्चर लगा के ही आपसे वो पूछेंगे. सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, राइट. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी समथिंग एल्स. ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब नेक्स्ट फेज मेरा यहाँ पे आता है मेरा मेटाफेज. नाउ यू विल हैव योर मेटाफेज. अब मेटाफेज इज वन ऑफ द बेस्ट फेज टू स्टडी द क्रोमोसोम्स. अगर आपको क्रोमोसोम को स्टडी करना है तो मेटाफेज आपके लिए सबसे बढ़िया आपका लाइक टाइम होता है इनको स्टडी करने का. सो मेटाफेज में जनरली आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, दैट ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइन इन द सेंटर. सारे क्रोमोसोम्स जो आपके यहाँ पे होंगे, पूरे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो यहाँ पे होंगे, दे विल बी अलाइन इन द सेंटर. सबके सब यहाँ पे सेंटर में आके खड़े होंगे. सो ऑल द क्रोमोसोम्स ओवर हियर विल बी अलाइंड इन द सेंटर. समझिए क्रोमोसोम 1 है, ये उसकी एक और कॉपी है, 1 की कॉपी, राइट. If you have a chromosome number 2 over here, again उसकी कॉपी वहां पे खड़ी होगी. So assume that you have a chromosome number 2 and this, यहाँ पे भी इसकी कॉपी यहाँ पे खड़ी होगी. तो ऐसे कर करके आपके लाइक ऐसा नहीं होता कि हर कोई एक के पीछे एक खड़ा होता है, बट समझ जाओ that you will have such, you will have 23 pairs of chromosome aligned in the center. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इनको सेंटर में लाके खड़ा किसने किया. तो सेंटर में खड़ा करने के लिए आपके यहाँ पे जो आपके जो सेंट्रियोल्स थे, जो आपके पोल्स तक पहुंच चुके थे, the centrioles which have reached towards the poles, ये लोग आपके यहाँ पे मदद करते हैं. They are the one which will be helping you out over here. तो आपके जो centrioles जो आपके यहाँ पे है, जो आपके poles तक पहुंच चुके हैं, ये आपकी मदद करते हैं इनको अलाइन करने के लिए अंदर. क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका बन के आ रहा होता है आपका यहाँ पे स्पिंडल फाइबर. सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड द स्पिंडल फाइबर इज एक्चुअली कमिंग. यहाँ से आपका स्पिंडल फाइबर आपका आ रहा होता है एंड दैट स्पिंडल फाइबर विल कम एंड अटैच विद द काइनेटोकोर. हाँ जी, ये स्पिंडल फाइबर मेरा यहाँ पे आके अटैच करेगा मेरे यहाँ पे काइनेटोकोर के साथ. ठीक है, तो ये स्पिंडल फाइबर मेरा यहाँ पे आएगा और अटैच करेगा अपना आपको अपने काइनेटोकोर के साथ. और यहाँ से भी आ रहे होंगे, तो सिर्फ वहां से नहीं आ रहे, यू आर आल्सो फाइंडिंग दैट कमिंग फ्रॉम दिस साइड आल्सो. ठीक है, एंड दे आर ऑल ब्रिंगिंग द क्रोमोसोम्स इन द सेंटर. ये सब क्रोमोसोम्स को सेंटर में लाकर खड़ा कर देते हैं. तो अगर आपको क्रोमोसोम्स को स्टडी करना है, अगर आप देखना चाहते हो कि एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को अगर आप स्टडी करना चाहते हो, आप जानते हो देखना कि क्रोमोसोम क्या सही से बने हुए या नहीं बने हुए, उनमें कोई डैमेज तो नहीं है क्या क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर है या उससे कम है, अगर ये कुछ भी अगर आप देखना चाहते हो, देन मेटाफेज इज द बेस्ट टाइम. मेटाफेज आपका सबसे बढ़िया टाइम होता है जब जाके आप अपने क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हो, बिकॉज दे आर ऑल अलाइन इन द सेंटर, राइट, एंड यू कैन वेरी इजिली स्टडी देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. इनका एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन चुका होता है, तो आप इन्हें काफी अच्छे से आप इन्हें यहाँ पे स्टडी कर सकते हो. ओके, सो दे आर ऑल अलाइंड इन द इक्वेटोरियल प्लेट. सारे बीच में आके यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं एंड दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ इक्वेटोरियल प्लेट. सो इक्वेटोरियल प्लेट पे सब आके आपके ये अलाइन हो चुके हैं. दे आर ऑल अलाइन द इक्वेटोरियल प्लेट. सेंटर में आके अलाइन हो चुके हैं लोग. तो इतनी ही बात आपको याद रखनी है मेटाफेज के अंदर, दैट स्पिंडल फाइबर हैज बीन फॉर्म्ड. स्पिंडल फाइबर विल अटैच विद द काइनेटोकोर. वो सारे क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से जाके अटैच करेगा और सबको वो सेंटर में लाके यहाँ पे अलाइन कर देगा. दैट इज व्हाट हैपेंस इन द मेटाफेज.
ठीक है, अगेन अगर आप ऑनियन को देखते हो ना स्कूल में, अगर आपको मौका मिलता है देन आपको ये फेज भी आपको क्लियर कट देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मेटाफेज आपके यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद मेरा अगला फेज यहाँ पे कौन सा आएगा, आप लोग मुझे बताओ। एनाफेज। ठीक है, अब मुझे बताओ आप लोग कि आपका चेक पॉइंट नंबर 3 कहाँ पे आ रहा था। मेटाफेज से एनाफेज नहीं आएगा। आपको मैंने बोला था ना कि आपका जो चेक पॉइंट नंबर 3 आपका वो मेटाफेज के बीच में ही, मतलब आपका माइटोसिस के बीच में आपका आ रहा होता है। अब देखते हैं यहाँ पे। हाँ यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे हमने इनको अलाइन कर दिया सेंटर में, सो नाउ मेटाफेज यहाँ पे हुआ एंड ऑल द क्रोमोसोम्स आर नाउ इन द सेंटर। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट विल बी हैपनिंग। सी, नाउ यू हैव योर चेक पॉइंट नंबर 3। अब आपका चेक पॉइंट नंबर 3 आपका यहाँ पे होता है रेडी। अब आपका चेक पॉइंट नंबर 3 हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चेक पॉइंट नंबर 3 विल बी बिटवीन द मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। सो चेक पॉइंट नंबर 3 जो मेरा यहाँ पे होता है, ये आपका होता है मेटाफेज एंड एनाफेज के बीच में, एंड एनाफेज के बीच में। तो इसके बीच में आपको मिलेगा आपका चेक पॉइंट नंबर 3। राइट, अब देखते कि यहाँ पे होता क्या है। अब इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे होगा क्या। अगेन वी हैव सीन क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, सो दैट्स व्हाई प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। आपका क्रोमोसोम आपका यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे आ चुका है। अज्यूम करते हैं कि आपका क्रोमोसोम यहाँ पे आपका सेंटर में आ चुका है और इसको मेरे स्पिंडल फाइबर लेके आ चुके हैं। और कोई भी चीज अगर समझना है ना, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब बीच में रोक देना मुझे कि सर ये समझ नहीं आया, तो मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है। बोलो बेटा बोलो, किसी ने माइक ऑन कर लिया। प्रणाम सर। हाँ जी बेटा, डिस्टर्बेंस आ रहा है, माइक बंद कर लीजिए अगर सवाल नहीं है तो। ठीक है, सो ये हम जानते कि आपका हो चुका है यहाँ पे मेटाफेज आपके यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब देखो चेक पॉइंट नंबर 3 आपके यहाँ पे करता क्या है। एनाफेज के अंदर होगा क्या कि आपके जो दोनों क्रोमैटिड है उनको आप खींचना चालू करोगे। आपका ये जो स्पिंडल फाइबर आपका यहाँ पे जो लगा हुआ है ना काइनेटोकोर के साथ, ये इसको खींचना चालू करेगा। इट विल स्टार्ट पुलिंग इट अपार्ट। इसको ये पुल करना यहाँ पे चालू करेगा इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये स्पिंडल फाइबर इसे पुल करेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। और अगर ये दोनों साइड से पुल कर रहा है तो बीच में से सेंट्रोमियर ब्रेक होगा और एक क्रोमैटिड जाएगा ऊपर की तरफ और एक क्रोमैटिड जाएगा आपका नीचे की तरफ। ये चीज आपकी होती है एनाफेज के अंदर। सो एनाफेज के अंदर याद रखना कि आपका सेंट्रोमियर ब्रेक होता है और आपके जो स्पिंडल फाइबर आपके यहाँ पे है ये इसको खींचते हैं, ये आपके क्रोमैटिड को खींचेंगे एंड दे विल मूव टू द रिस्पेक्टिव पोल। तो ऊपर वाला ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे वाला नीचे की तरफ जाएगा आपका। ये होता है आपका एनाफेज के अंदर। तो चेक पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे क्या करता है, इसका काम यहाँ पे क्या होता है। चेक पॉइंट नंबर 3 आके चेक करेगा क्या मेरे स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से सही से अटैच है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आर माई स्पिंडल फाइबर्स firmly attached to kinetochore or not। ये आप चेक करोगे चेक पॉइंट नंबर 3 के अंदर, क्या मेरे स्पिंडल फाइबर मेरे काइनेटोकोर के साथ सही से अटैच है वहां पे या नहीं अटैच है। अब आप मेरी बात आप यहाँ पे सुनो ध्यान से और मुझे बताओ, अगर समझो कि मेरा ऊपर वाले साइड से उसने टाइटली पकड़ के नहीं रखा हुआ, या अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, राइट, समझो अक्षरा एंड अपूर्वा टग ऑफ वॉर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों टग ऑफ वॉर नहीं कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे पास एक पंपकिन है और पंपकिन को काटने के लिए हमारे पास वो नहीं है, नाइफ नहीं है। उन्होंने बोला कि हमारे पास पंपकिन है और हमें पंपकिन खाना है लेकिन हमारे पास नाइफ नहीं है। तो अक्षरा क्या कहती है, अक्षरा कहती है कि एक काम करते हैं अपूर्वा, तुम वो साइड से पकड़ो, मैं ये साइड से पकड़ती हूँ और इसको अपन खींचते हैं तो बीच में से टूट जाएगा। राइट, सो दैट इज व्हाट दे बोथ डिसाइड। ठीक है, अब अपूर्वा ने उसे एक साइड से पकड़ा पंपकिन को, एक साइड से अपूर्वा अक्षरा ने पकड़ा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अपूर्वा ने सही से पकड़ा नहीं उसे। अपूर्वा ने बोला कि ऐसे ही लाइक हल्के हाथ से उसने पकड़ा। तो नाउ टेल मी, जैसे ही दोनों एक साथ पुल करना चालू करेंगे, अपूर्वा ने उसे सही से पकड़ा नहीं था, तो क्या होगा आप मुझे बताओ, किसके साइड जाएगा पंपकिन। अक्षरा। अपूर्वा ने पकड़ा नहीं था तो पूरा के पूरा पंपकिन मरा गया अक्षरा के पास। राइट, और वो ब्रेक भी नहीं हुआ, समझो वो ब्रेक भी नहीं हुआ, वो पूरा के पूरा अक्षरा के पास चला गया और अक्षरा ने फिर पीछे मुड़ के देखा भी नहीं और भागते हुए चली गई घर पे।
राइट, विदाउट इवन आस्किंग कि अरे ऐसे ढंग से क्यों नहीं पकड़ा था, ग्रिप नहीं थी क्या अच्छे से, राइट. सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, कि अगर आप एक साइड से, अगर आप यहाँ पे ग्रिप सही से नहीं रख रहे, अगर आपका एक साइड से अगर आपने कैंडोकर को सही से नहीं पकड़ा है, तो आपका होगा क्या कि एक साइड से ये टूट जाएगा. और अगर ये एक साइड से टूट गया, समझो यहाँ से ये ब्रेक हो गया, इमेजिन करो कि यहाँ से ये हो गया मेरा यहाँ पे ब्रेक, अगर ये मेरा ब्रेक हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है. पता है क्या प्रॉब्लम आएगी, कि पूरा के पूरा क्रोमोसोम आपका एक डायरेक्शन में आपके यहाँ पे चला जाएगा. जो पूरा क्रोमोसोम मेरा यहाँ पे है, दिस क्रोमोसोम विल गेट ऑन साइड वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये पूरा क्रोमोसोम मेरा आ जाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, जो होना नहीं चाहिए था, जो कभी भी आपका होना नहीं चाहिए था, दैट विल हैपन ओवर हियर. तो इसलिए ये बात आप समझिए कि आपको चेक करना है कि क्या मेरे ये जो स्पिंडल फाइबर है, क्या ये सही से अटैच्ड है, नहीं अटैच्ड है. अगर ये सही से अटैच नहीं हुआ है ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है. सो यू विल फाइंड देयर विल बी अ प्रॉब्लम ओवर देयर, कि आप क्रोमोसोम को आप सही से आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, और पूरा क्रोमोसोम शायद आपका एक साइड पे चला जाए, विच इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि दूसरे सेल को तो कुछ मिला नहीं और एक सेल को एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपका मिल गया. सो दैट कैन हैपन ओवर देयर. सो पहले ये बताओ, क्या यहाँ तक आपको कहानी समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. ठीक है, यस सर. तो ये चीज पहले आपको यहाँ पे आ रही है, दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर. ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिलेगी. तो इसलिए आपका चेक पॉइंट नंबर 3 आप यहाँ पे क्या करता है ना, चेक पॉइंट नंबर 3 आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि क्या आपके ये सही से अटैच है, नहीं अटैच है. अगर ये सही से अटैच नहीं है तो इनको अटैच कराया जाएगा. तो याद रखना, चेक पॉइंट नंबर 3 पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो चेक करते हैं कि क्या ये सही से अटैच्ड है स्पिंडल फाइबर कैंडोकोर से या नहीं है. अगर वो अटैच नहीं है तो आप उसे अटैच कराओगे. यू विल एंश्योर दैट कि आप उसे स्ट्रांगली वहां पे आप अटैच कराओगे. सो इफ इट इज नॉट अटैच थॉरली, देन यू आर गोइंग टू मेक श्योर दैट ये आपके यहाँ पे अटैच हो जाए. ठीक है, तो उन्हें आप यहाँ पे सही से आप अटैच करा देते हो, और उसके बाद यू विल गो इनटू द एनाफेज. ठीक है, तो अगर ये सही से बांधा हुआ नहीं है तो आप उसे बांधोगे यहाँ पे, एंड देन यू विल इनिशिएट द एनाफेज. तो ये बात याद रखना, दैट इज व्हाट माय चेक पॉइंट नंबर 3 इज नोन फॉर. और चेक पॉइंट नंबर 3 पे जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं ना, उनके लिए कॉमन नाम यहाँ पे आता है, एंड दैट कॉमन नाम इज गोइंग टू बी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स. बहुत बढ़िया, APC, that stand for my anaphase promoting complex. Sorry, anaphase promoting complex. अगर एनाफेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अगर आपका नहीं काम कर रहा, अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स मतलब एक प्रोटीन होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये प्रोटीन अगर आपका सही से काम नहीं कर रहा, देन आपका जो सेग्रीगेशन आपका होता है ना, वो आपका हो नहीं पाएगा. आपका जो सेग्रीगेशन जो आपका होना चाहिए था आपके क्रोमोसोम्स का, वो आपका हो नहीं पाएगा. ठीक है, दैट विल नॉट हैपन. द नॉर्मल जो आपका डिवीजन होना चाहिए था सही तरीके से, आपका यहाँ पे हो नहीं पाएगा अगर ये आपका काम नहीं करता. इफ द APC इज नॉट वर्किंग, अगर ये इसमें ये प्रोटीन अगर आपके सही से काम नहीं कर रहे, देन आप अपना एनाफेज नहीं कर पाओगे. तो ये बात याद रखना. तो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट एनाफेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आपकी हेल्प करता है कि आप एनाफेज कर पाओ, सही तरीके से कर पाओ, सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाए यहाँ पे, और आपके दोनों क्रोमैटिड्स अपने अपने रास्ते यहाँ पे चले जाए. तो ये बात आप सबको यहाँ पे पहले तो याद रखनी है. सो इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले ये बताओ, क्या ये बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे? यस सर. यस सर. ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा. इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू, देन लेट मी नो, देन आई विल रिपीट दैट थिंग टू यू. सर बताओ. सर एनाफेज समझा दीजिए. एनाफेज में जनरली बेटा यहाँ पे क्या होता है, अभी हमने देखेंगे यहाँ पे. देखो एनाफेज में जनरली यहाँ पे क्या होता है बेटा, कि आपका जो सेंट्रोमियर होता है यहाँ पे, सेंट्रोमियर यहाँ पे आपका ब्रेक होगा. एनाफेज के अंदर आपका होता है कि आपका सेंट्रोमियर यहाँ पे आपका ब्रेक होता है, और सेंट्रोमियर ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि आपके दोनों क्रोमैटिड अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं. लाइक दे विल वन क्रोमैटिड विल गो इनटू अ वन पोल, एक पोल की तरफ यहाँ पे जाएगा. तो एक क्रोमैटिड जो मेरा यहाँ पे होगा, इट विल गो इनटू अ वन पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ये जाना चालू करेगा, राइट. और एक क्रोमैटिड जो मेरा होगा वो एक डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे जाना चालू करेगा आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोमियर अगर ब्रेक होता है तो ये पिक्चर कुछ आपकी ऐसे लगेगी यहाँ पे, कि एक क्रोमैटिड मेरा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, या ऊपर की तरफ चला जाएगा, और एक क्रोमैटिड जो मेरा टूट के यहाँ पे रह गया वो आ जाएगा मेरा नीचे के साइड. और इनको जो खींच के लेके जा रहे हैं यहाँ पे, दे आर नथिंग बट माय ये स्पिंडल फाइबर. ये नहीं, यही चीज होती है एनाफेज के अंदर नॉर्मली, राइट. और इसको मतलब क्रोमोसोम स्प्लिट करता है ना, क्रोमैटिड स्प्लिट करता है. ठीक है, हाँ, राइट. सो क्रोमैटिड विल स्प्लिट टुवर्ड्स योर सेंट्रोमियर इज गोइंग टू ब्रेक एंड क्रोमैटिड विल गो टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन. ओके, और ये करने के लिए यू नीड टू हैव दिस APC. और याद रखना, ये सही से करने के लिए यू नीड टू हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर चेक पॉइंट नंबर 3. यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 3 है तो ये आप इक्वली उसे डिवाइड कर पाओगे, और एल्स नहीं होता वो डिवाइड सही से.
ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इतना पहले आप यहाँ पे याद रखो एंड टेल मी फ्यू क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एनाफेज यहाँ पे हो रहा है, उसे हम देखते हैं बाद में। आप एक काम करो, मुझे आप यहाँ पे एक दो क्वेश्चन यहाँ पे बताओ करके 2016 के क्वेश्चन 18 का आंसर दो मुझे हैंड रेज करके। रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड रेज योर हैंड। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू द, किस पे अटैच ये करे जाते हैं, तो फटाफट इसका आंसर है। सिद्रा बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर डी होगा, डी। डी करो आप यहाँ पे। ओके, स्टिल विल टेक वन। वर्षा आपको क्या लग रहा है? सर डी। वर्षा भी यहाँ पे डी कह रहे हैं एंड महेश डी सर। ऑलराइट, दैट्स वेरी करेक्ट आंसर। काइंड कोर्स ही मेरे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर मेरे यहाँ पे अटैच होते हैं, राइट? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देन यू कैन डू देम क्विकली। ओके, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, अभी हमने इसका टॉपिक क्या हुआ है और आप करके बताना मुझे। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर द प्रॉपर माइटोसिस ऑफ द एनिमल सेल। ठीक है, ये आपकी जरूरी होती है आपके प्रॉपर माइटोसिस के लिए। इफ द एपीसी इज डिफेक्टिव, अगर आपका एपीसी डिफेक्टिव है इन द ह्यूमन सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर। अगर आपका एपीसी यहाँ अगर आपका डिफेक्टिव है या काम नहीं कर रहा, तो इनमें से कौन सी चीज आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी? जॉश बताइए क्या होगा इसका आंसर। अच्छा, जॉश ने हैंड रेज नहीं किया क्या? ओके, सर ऑप्शन नंबर बी। जॉश ऑप्शन बी करें यहाँ पे। काजल क्या लग रहा है? ऑप्शन बी सर। दीक्षा कुमारी? सर कंफ्यूजन है। अरे क्या, ऐसे कैसे चलेगा? महेश बता दो। सर बी। सही है, ठीक है, राइट। सो जिन लोगों ने ऑप्शन बी यहाँ पे सोचा था, आई एम अज्यूमिंग दैट जिन्होंने हैंड रेज किया था उनका ऑप्शन बी था यहाँ पे, एंड दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। यस, मोनिका फटाफट एक्सप्लेन कर दो चेक पॉइंट नंबर 3 मेरा यहाँ पे क्या करता है। मोनिका बताओ। सर चेक पॉइंट नंबर 3 ये चेक करेगा कि मतलब स्पिंडल फाइबर करेक्टली अटैच हुए हैं काइनेटोकोर से या नहीं हुए। अगर वो नहीं हुए तो वो उनको मतलब द्वारा से अटैच करने में हेल्प करेगा, और वो एक प्रोटीन को प्रमोट करता है, जैसे कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये होता है इसका काम। और मुझे ये बताओ कि अगर वो अटैच नहीं हुआ, समझो मेरा स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर, तो फिर क्या उससे दिक्कत आ सकती है मोनिका? सर इससे ये होगा कि जो क्रोमोसोम होगा वो बिल्कुल एक साइड ही चला जाएगा, और इससे फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में क्रोमोसोम में। राइट, यू हैव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। एक बात याद रखना बेटा, आप सब लोग ध्यान से, अगर आपके सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है या कम होता है, वो प्रॉब्लम है। दैट इज अ कंसर्न, दैट इज अ इशू, दैट इज अ डिसऑर्डर। आपने कई सारे डिसऑर्डर अगर आप पढ़ोगे ना, अभी 12th के में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर, यू विल फाइंड नंबर ऑफ डिसऑर्डर। तो कई सारे डिसऑर्डर में यही होता है, इधर क्रोमोसोम का नंबर कम होता है, एक भी अगर कम हुआ देन इट इज अ डिसऑर्डर, अगर एक भी ज्यादा हुआ अगेन इट्स अ डिसऑर्डर। द पर्सन जनरली डज नॉट हैव अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ दैट। सो क्रोमोसोम इसलिए इक्वली डिवाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप देखो, इंटरेस्टिंग बात ये कि नेचर ने चेक पॉइंट भी कैसे कैसे लोकेशन पे देके रखे हुए हैं। You have your checkpoint at such a precise location which are very important. क्योंकि अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ होती है, then it is not something which is going to be helpful for the cell, right, or for the animal ultimately, right? So ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो चलो अभी हमने यहाँ पे देख लिया। इसका है आपका यहाँ पे क्या आंसर, वैसे बता दो, अनम्यूट करके जोर से बता दो क्या होगा इसका आंसर। ओके, इसका आंसर बता दो जल्दी से। 27 का आंसर यहाँ पे होगा, इफ यू आर प्रोवाइडेड विद द रूट टिप ऑफ द ओनियन इन योर क्लास। अरे इसके लिए हैंडल्स करना है बाबा, इसके लिए हैंडल्स करना है हर चीज ऐसे नहीं। बताइए अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए मेटाफिजिक्स। अपूर्वा ऑप्शन ए के लिए यहाँ पे। गिरिजा क्या होगा? गिरिजा क्या होगा इसका आंसर? वो कांट हियर यू योर आंसर एक्चुअली। जानवी क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। I hope people, it's a very simple question. वर्षा क्या होगा इसका आंसर? Why people are like suddenly शांत हो गए सब लोग? बड़ा सिंपल है बेटा ये क्वेश्चन। हाँ, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, if you are provided with the root tip of onion in your class and are asked to count the chromosomes, आपको बोला कि क्रोमोसोम काउंट करो, which of the following stages can you most conveniently look into? तो बिल्कुल आप अपने मेटाफेज के दौरान ही आप सबसे बढ़िया तरीके से आप अपने क्रोमोसोम्स को आप अपने यहाँ पे काउंट कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो the other few questions we have done, right? What we'll do in the next class now,
विल अभी रुको 2 मिनट रुक जा, भागना मत एकदम से। अगली क्लास में हम लोग तो हमारा फटाफट कवर करेंगे हमारा एनाफेज और टेलोफेज, विच वोंट टेक मोर देन 5 minutes, राइट? एंड देन विल जंप ऑन टू द मेजर पार्ट, दैट इज माय मियोसिस। मियोसिस में से बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन आपके बन के आते हैं, सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू डू। ओके, उसमें जो बाकी के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, these are the questions you can do it by yourself as well। इसे एक बार फिर अपने, या फिर एक काम करते हैं, पूरा माइटोसिस करने के बाद ये करना, वैसे भी आप लोग कर पाओगे, बट स्टिल यू डू दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द माइटोसिस, राइट? तो आज की क्लास में हमने देखा, हमारे यहाँ पे सेल साइकिल हमने यहाँ पे देख लिया, वी हैव सीन माइटोसिस के अंदर आपका मेटाफेज देख लिया हमने यहाँ पे, वहां तक हमने देख लिया, एंड वी हैव सीन द चेक पॉइंट्स। सो प्लीज चेक पॉइंट्स याद रखना। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने नीट के कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी दीज आर द क्वेश्चन जो लोग पास्ट में पूछ चुके हैं वो लोग। सो दैट इज व्हाई यू शुड हैव सम आइडिया। तो अगर आपके सामने फ्यूचर में जीवन फेज एस्पेस को लेकर कोई सवाल आता है, देन यू शुडंट फील कि अरे ये तो कुछ नया है मेरे लिए, ठीक है? तो प्लीज वो चीजों का आप ध्यान रखना, एंड इसका एक खुद से नोट्स बना लो। प्लीज मेक श्योर कि आपको जो मैंने यहाँ पे बताई गई चीजें, एक बार हैंड रिटन खुद के नोट्स बना लो, ताकि आपको रिवाइज करने में फ्यूचर में आसानी होगी। सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट। ओके, राइट? नाउ बिफोर वी रैप अप द क्लास, ठीक है, एक सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट।